अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि हम अगले वाला सबक जो लेकर आपके दरमियान आएंगे वो क़वाइद का, यानी कि जो आपका 10th क्लास और उसके बाद 12th क्लास जो है, ये दो क्लास यानी कि 10th और 12th, ये दोनों क्लासों के लिए ये क़वाइद का जो भी आज का सेशन, जो भी आज का जो सबक जो पढ़ाया जाएगा, तो ये दोनों क्लास के लिए है। समझ रहे ना? यानी कि इस हिसाब से, इस एतबार से इसको तैयार किया गया, बनाया गया है कि दोनों क्लास में सवाल अगर हुरूफ की बहस से बनती है तो इसके अलावा तो इतना लिख लीजिए कि कहीं से नहीं बन सकता है। समझ रहे ना बाबू? दोनों क्लास के लिए। तो जैसा कि बहुत सारे आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर कॉपी पर लिखकर पढ़ाइए, बोर्ड पे दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पे हमने कोशिश किया, जे बोर्ड पे भी हमने कोशिश की, बट क्या हुआ कि बोर्ड पे आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो हम तो यहाँ पर बैठे हैं आपकी परेशानी दूर करने के लिए, लेकिन आपकी परेशानी अगर दूर ना हो तो फिर मेरे लिए ये भी अच्छी बात नहीं है। समझ रहे ना? तो हमने मुनासिब समझा कि आप जिस चीज़ में आपको सहूलत हो, जिस एतबार से आपको अच्छा लगे, तो क्यों ना उसको अपनाया जाए। पढ़ना तो आप ही को नहीं, हम तो किसी पे पढ़ा देंगे। यानी बोर्ड पे पढ़ाए तो वही बात, कॉपी पे पढ़ाए तो वही बात, यानी कि हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ाने पे क्या है, कादिर हैं। समझ गए ना? तो बहुत वक्त लगा, हम कहे थे कि कल ही वीडियो शाम तक अपलोड हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि देखिए बहुत बनाया गया। देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 9 सफ़हात में ये है। और हुरूफ की जितनी भी बहस होती है, यानी हुरूफ के जय किस्में हैं, हुरूफ की जितनी भी किस्में हैं, हुरूफ का यानी कहते हैं ना पार्ट पार्ट पुर्जा तक यहाँ पे खोल कर यहाँ पर बयान कर दिया जाएगा। हुरूफ की पूरी मुकम्मल बहस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हैं? जाहिर सी बात है, इतना तो ये ऐसा नहीं है कि इसको सर्च करने में और इसको क्या कहते हैं, बहुत सारी किताबों से की मदद से, बहुत सारी जगहों से मदद लेकर इन तमाम चीज़ को तैयार किया जाता है। तो तैयार करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है ना? तो हमने कल कहा था, लेकिन कल से ही हम इसमें लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आज देखे होंगे सुबह में आपकी क्लासें, मतलब 10th 12th 11th 9th की कोई भी क्लासें आज नहीं हो पाई है। उसकी वजह ये थी कि स्कूल में पढ़ाने के बाद फिर जब वक्त मिला है तो हम इसी में लग गए। 2 दिन से इसके ऊपर रिसर्च चल रहा था, इसको मतलब कि क्या क्या हो सकता है, हुरूफ की कौन कौन सी बहस है, हुरूफ क्या होता है, हुरूफ की कई अक़साम होते हैं, हुरूफ की कितनी तरीके से तारीफ़ें की जा सकती है। तो उन तमाम चीज़ों को आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं। तमाम चीज़ों को आज के सबक में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। समझ गए ना? बस इत्मीनान बनाए रखिए, हर एक चीज़ को समझा कर बारीक बीनी के साथ समझाएंगे इंशाअल्लाह आने वाला एग्ज़ाम में। इसके अलावा तो इतना जान लीजिए, अगर हुरूफ की बहस में से एक कोई भी मुम्तहिन अगर सवाल बनाता है तो उम्मीद ये हम इतना तो कहते हैं कि ज़रूर भी ज़रूर यहीं से आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो ये 9 सफ़े पे क्या कहते हैं, 9 सफ़हात पर ये मुश्तमिल, ये आपके क़वाइद की बहस की सबसे पहली सीढ़ी हुरूफ की है, जो आपके दरमियान पेश किया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, समझते हैं हुरूफ को, ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले नंबर, क्लास को शुरू करने से पहले वही बातें जो आपसे कही जाती है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करें, चूँकि आप उधर से पॉजिटिव बातें जो लिखते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हिम्मत मिलती है और फिर हौसला अफजाई होती है आपके लिए, और मेहनत करने का जी चाहता है। लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जुड़ जाते हैं, उनको भी फ़ायदा हो जाता है। और इतना तो हम यकीन के साथ कह रहे हैं कि आप ऑफ़लाइन भी किसी कोचिंग में आप अगर जा कर देखिए, जो चीज़ें आपको तैयार की गई है ना, वो चीज़ें आपको नहीं दिया जाएगा। मैं इतना लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? इस एतबार से जगह ब जगह से तलाश कर एक नहीं, कई किताबों का सहारा लेकर, कई जगहों से
अपने टीचरों का सहारा लेकर ये सारी की सारी चीज़ें तैयार करके आपके दरमियान लेकर आए हैं हम, ठीक है ना। यानी कि आज के बाद फिर आपको दोबारा हुरूफ की बहस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यही है हुरूफ की बहस मुकम्मल, समझ गया ना। हुरूफ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या उसमें होता है, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर बयान कर दी गई है, तफसील से यहाँ पर बयान करेंगे। फिर उसके बाद जब ये भी मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाल्लाह जब इसका ऑब्जेक्टिव, जब क्वेश्चन आपके दरमियान पेश करेंगे ना, तब जाकर फिर आपको और उस वक्त ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ हम जो पढ़े थे ना, तो चलो हुरूफ की बात ये थी, और हुरूफ में हुरूफ जार ये था, हुरूफ अतफ़ ये था, हुरूफ निदा ये थे, हुरूफ इल्लत ये थी, और ये हुरूफ इल्लत है, और ये हुरूफ निदा है। तो वहाँ पे आपको और अच्छी तरीके से बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। और उसके बाद एक और ज़रूरी बात बतानी ये थी आपको कि जो भी बच्चे 10th में है, किस में 10th में है, और जो भी बच्चे 12th क्लास में है, तो ये 2 बच्चे जो भी हैं पिछले साल यानी कि 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उर्दू का, अगर वो किसी के पास वो क्वेश्चन पेपर हो तो आप बराए मेहरबानी ये इस नंबर पे आप व्हाट्सअप PDF के माध्यम से ज़रूर कर दीजिए। कितना नंबर है? 62 050 35 738, ये आपका नंबर रहा, ठीक है ना। ये मेरा नंबर रहा। आप व्हाट्सअप यहाँ पे इस पर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ये हो सके कि थोड़ा सा उसको भी देख लिया जाए कि पिछले साल का निहज हमने देखा था, लेकिन सरसरी तौर पर देखा था, उसको उसके ऊपर इतना ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छा नंबर लेकर आए थे, समझ रहे हैं ना। बच्चे जब अच्छा नंबर लेकर आते हैं ना, तो देखने का भी जी नहीं चाहता। चलो बच्चे तो अच्छा नंबर लेकर आए ना, यानी एक बच्चा 88 नंबर लाया, एक बच्चा यानी कि 100 नंबर का लिख कर आया था। कितने का? 100 नंबर, समझ लीजिए। उसमें 1-2 नंबर इसका कट गया। तो इस तरह से हमारे बच्चे यहाँ पे लेकर आए, तो इतनी खुशी होती है कि खुशी में इस पेपर को देखना भी हम लोग सोचते हैं क्या देखा जाए, पेपर छोड़ो हटाओ। बच्चे तो इतना तो लेकर आ गए ना, बच्चे अच्छा तो किए हैं ना। तो जिसको भी हो, तो जो नंबर हम बताए हैं 62 050 35 738, आप उस पर व्हाट्सअप ज़रूर कर देंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, समझ गए। चलिए देखते हैं, तो अब क्लास देखते हैं। कहते हैं सबसे पहला यहाँ पे सबसे पहला हुरूफ की तारीफ़ क्या करेंगे बाबू? हुरूफ की तारीफ़ करेंगे। सबसे पहले हुरूफ की तारीफ़, हर्फ की तारीफ़। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, एक होता है हर्फ, क्या होता है बाबू? एक हुआ हर्फ, और दूसरा क्या होता है? हुरूफ। क्या होता है? हुरूफ। देखिए तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, आप बताइए, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा। तो देखिए एक चीज़ है कि इसके दरमियान देख रहे हैं कि इस रा और फा के बीच में कोई चीज़ नहीं है, यहाँ रा फा के बीच में वाव है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये होता है वाहिद, समझ गए, और ये होता है जमा। क्या होता है बाबू? जमा होता है। क्या होता है? जमा। तो गोया कि हर्फ जो है, हर्फ ही का जमा क्या होता है? हुरूफ होता है, समझ रहे ना। तो गोया कि हम यहाँ पर हर्फ की तारीफ़ अभी कर रहे हैं, हुरूफ कितने ही कर रहे हैं, उसी को हमने लिखा है हर्फ की तारीफ़। क्या होता है? तो देखिए लकीरों और नुक्तों की मदद से बनाई गई, किससे? लकीरों और नुक्तों की मदद से। नुक्ता ये कहते हैं बाबू टिकुली, आपका ये टिकुली होता है ना, 1 2 3, ये टिकुली जो होता है यही नुक्ता होता है, समझ गया ना, जिसे आप बिंदु भी कहते हैं, ठीक। तो लकीरों, और लकीर तो आप समझते हैं ये भी लकीर हुआ, और ये भी लकीर हुआ, फिर ये भी लकीर हुआ, तो ये सारा एक प्रकार का क्या होता है बाबू? लकीरें होता है, समझ गया ना। तो लकीरों और नुक्तों की मदद से बनाई गई ख़ास शक्लों में से। अब ऐसा नहीं है कि कुछो लकीर पार दिए, समझ गया, आम इमली कुछो लकीर पार दिए तो वो हर्फ हो जाएगा, नहीं हो सकता है। तो भाई लकीरों और नुक्तों की मदद से बनाई गई ख़ास शक्लों में से हर एक को हर्फ कहते हैं। यानी इसकी क्या होती है? एक ख़ास शक्ल बनाई जाती है, तो तभी जाकर फिर उस लकीर का हम नाम क्या देंगे? हर्फ दे सकते हैं। वर जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर हमने एक लकीर पारा, तो आप इसको हर्फ कहेंगे? नहीं कहेंगे। और वही देखिए हमने भी यहाँ पर एक लकीर पारा, इसको हर्फ आप कह देंगे। क्यों? इसलिए कि ये जो हुआ ये अलिफ हुआ, और ये कुछ भी नहीं हुआ। एक और हम यहाँ पर लकीर पार रहे हैं,
यहाँ पर एक बिंदु दे दिए, तो अब ये इसको आप क्या कर देंगे, हर्फ कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ज़रूर कहेंगे, चूँकि ये लकीर तो है और नुक्तों की मदद से बनाई गई एक ख़ास शक्ल तो है, तो इसी ख़ास शक्ल को हम क्या बोलेंगे, हर्फ बोलेंगे, वरना तो हर्फ नहीं होगा। समझ गए बाबू, एक तारीफ़ ये हुई, समझ गए। उसके बाद दूसरी तारीफ़, दूसरी बात, वो आवाज़ जो इंसान के मुंह से निकले और ख़ास शक्ल को ज़ाहिर करे उसे हर्फ कहते हैं। क्या करें, इंसान के मुंह से भी निकले और क्या कहते हैं, ख़ास शक्ल को ज़ाहिर करे, ख़ास आम नहीं, ख़ास शक्ल को ज़ाहिर करे। जैसे कि हमने देखिए इंसान, हम भी इंसान हैं, तो हमने कहा लकीर, एक लकीर पार दिए, देखिए हमारे मुंह से लकीर भी निकला ना, और फिर क्या हुआ कि एक ख़ास निशान तो नहीं है ना, ख़ास शक्ल तो ये नहीं हुआ, ये एक ख़ास शक्ल तो नहीं हुआ, एक सिंपल सा एक लकीर हो गया, तो इसको हम हर्फ नहीं कह सकते हैं। ये उसी वक्त हो सकता है जब इंसान के मुंह से निकलेगा और ख़ास शक्ल को ज़ाहिर करे, तब ये जाकर फिर इसको क्या करेंगे, हम हर्फ कहेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने कहा बा, तो देखिए हमारे मुंह से तो आवाज़ निकली और यहाँ पे एक ख़ास शक्ल को भी ज़ाहिर हुआ, ठीक है ना। हमने कहा स्वाद, तो यहाँ पे एक ख़ास हमारी मुंह से आवाज़ भी निकली, चूँकि हम इंसान भी हैं तो आवाज़ निकली, और ये आवाज़ जो है एक ख़ास शक्ल को भी ज़ाहिर कर रही है, एक ख़ास शक्ल को भी दिखा रही है, तो इस एतबार से हम इसको क्या बोलेंगे बाबू, हर्फ बोलेंगे। समझ गए बात को, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात समझ में, इतना तो और कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब देखते हैं, एक हर्फ सिर्फ एक इंसानी आवाज़ की तर्जुमानी करता है। क्या करता है, यहाँ पर एक पॉइंट की बात लिखी है कि एक हर्फ जो होता है ना, एक हर्फ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा जीम, क्या लिखा बाबू, जीम, तो एक हर्फ जो होता है वो सिर्फ एक इंसानी आवाज़ की तर्जुमानी करता है। यानी एक इंसानी आवाज़ की तर्जुमानी करने का मतलब ये हुआ कि इंसान जो बोलता है ना, तो वो जो उसकी बोली हुई आवाज़ जो होती है, जो उसके मुंह से निकलती है, तो निकली हुई आवाज़ जो बतलाती है कि ये इंसान की आवाज़ है और ये चीज़ है। जैसे कि हमने कहा कि जीम, तो ये क्या हुआ, हमारी आवाज़ की तर्जुमानी किया कि ये जो हम शक्ल यहाँ पे जो ज़ाहिर हुआ, जो हम बोले हैं, तो ये क्या है, ये एक हर्फ है और इसको क्या बोलते हैं, हम जीम बोलते हैं। समझ गए बाबू, उसी को हमने लिखा है कि एक हर्फ सिर्फ इंसानी आवाज़ की तर्जुमानी करता है। समझ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसकी जमा लिख दिया गया, हर्फ का मजमुआ हुरूफ कहलाता है। क्या कहलाता है, हर्फ का मजमुआ। मजमुआ का मतलब क्या हुआ, समझिए, जैसे कि अलिफ हो गया, बा हो गया, पा हो गया, ता हो गया, ये क्या हुआ, ये भी हर्फ, ये भी हर्फ, ये भी हर्फ, ये भी हर्फ, यानी सिंगल तौर पर अगर हम देखेंगे तो ये सब के सब क्या होगा, हर्फ होगा, होगा कि नहीं। लेकिन अगर हम सबको इस तरह से ले लीजिए, घेर देते हैं, ठीक है ना, तो अब ये क्या हो गया, हुरूफ हो गया, हुआ ना। तो ये हुरूफ कैसे हुआ, हर्फ से मिल का हुआ ना। तो अब इन तमाम के बारे में अगर हमसे पूछा जाएगा ना कि बताइए ये क्या है, तो इसको अब हम क्या नाम देंगे, हुरूफ नाम देंगे। क्या देंगे बाबू, हुरूफ नाम देंगे। समझ रहे ना, उसी को हमने यहाँ पर लिखा है कि हर्फ का मजमुआ हुरूफ कहलाता है। यानी कि एक से अधिक अगर हर्फ हो, नहीं दो से अधिक, चूँकि देखिए इंग्लिश के अंदर एक चीज़ यहाँ पर रुक कर समझ लेते हैं। समझने की बात यह है कि जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने लिखा बॉय, क्या लिखा बाबू, बॉय, ठीक। बॉय का मतलब होता है लड़का, क्या होता है, लड़का। समझ गए। तो ये लड़का मतलब जो है वो एक हुआ, कौन है, एक, यानी सिंगुलर है। और उसी के बाद अगर एक से अधिक कोई लड़का अगर हो गया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कह लीजिए दो लड़का है, क्या भाई, दो लड़का है, तो अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बॉयज़ लिखेंगे, BOYS, बॉयज़ हो गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, लड़के लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, लड़के, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ जो है ये दो है या दो से अधिक हो, तो अब ये क्या हो गया, प्लूरल के अंदर हो जाता है, सिंगुलर नहीं रहता है, बल्कि क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। सेम इसी तरह से उर्दू के अंदर बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा फ़र्क है। कैसे फ़र्क, क्या फ़र्क है, तो जैसे कि मान लीजिए अलिफ बा हमने लिखा, अब पूछा कि पूरे दोनों को मिला के बताइए कौन सी है,
तो आप कहिएगा हर्फ है। क्या कहिएगा? हर्फ है। आप हुरूफ इसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? कि इसलिए कि हुरूफ मजमुआ जो होता है, जिसको उर्दू में कहते हैं जमा। क्या बोलता है बाबू? जमा जो होता है ना, वो 2 से अधिक पर होता है। कितना पर होता है? 2 से अधिक पर होता है। यानी 3 हो या 3 से अधिक हो, तब ये जाकर फिर क्या होता है? जमा हो सकता है, वरना जमा नहीं हो सकता है। जब हम जमा और वाहिद तस्निया के बारे में जब पढ़ाएंगे ना वहाँ पे सबक में, तो फिर और वहाँ पे देखिएगा बहुत मज़ा आएगा। यानी कि साफ हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए। ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों नहीं समझ में आएगा भाई? हम इतनी आसान से आसान तरीके से, और इतनी छोटी बात है, ये समझ में आपको ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है ना? आप लोग सबके सब समझदार हैं। मुझे बहुत जहाँ तक उम्मीद है कि आप सबके सब समझदार हैं। समझ रहे ना? तो उर्दू के अंदर बस यही एक ख़ासियत है उर्दू की, कि उर्दू में क्या होता है? वाहिद होता है बाबू, उसके बाद तस्निया होता है। क्या होता है? तस्निया होता है, और उसके बाद फिर जमा होता है। ठीक है ना? और इंग्लिश के अंदर इस तरह का कोई भी नहीं होता। 2 से अधिक हुआ, 2 हो या 2 से अधिक हो, वो क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। समझ गए? तो उसी को यहाँ पर हमने लिखा है, हर्फ का मजमुआ हुरूफ कहलाता है। क्या होता है? हर्फ का मजमुआ हुरूफ कहलाता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं कि उर्दू में हुरूफ की तादाद 52 है। कितना है बाबू? कि उर्दू के अंदर हुरूफ की तादाद कितना होता है? वो 52 होता है। 52 कितना होता है? यानी 52 होता है। और वो हुरूफ ये है, यानी कि 52 हुरूफ कौन कौन है? तो यहाँ पर अलीफ, बा, पा, ता, टा, टा, सा वगैरह वगैरह। यानी कि आप देखेंगे अलिफ से लेकर या तक लिखेंगे। कहाँ तक बाबू? या तक लिखेंगे तो इसकी तादाद जो होगी कुल टोटल कितनी होगी? 37। कितनी होगी बाबू? 37। ये पहला लाइन वाला का। ठीक है ना? उसके बाद तो ये इसकी तादाद कितनी हो जाएगी? 37 हो जाएगी। और ये भ, फ, थ, ठ, झ, झ वगैरह वगैरह, जब ये मह नौ तक, कितना? लौह तक, लास्ट में क्या है? नौ तक जब लिखेंगे ना, तो आपको काउंटिंग करेंगे तो इसकी तादाद कुल कितनी होती है? 15। तब 15 को 5 जब इसको आप जोड़ेंगे ना, तो इसकी कुल तादाद कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। सबको हमने यहाँ पर लिख रखा है। ये अलिफ बा पा है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर बस 3 हुरूफ को यहाँ पर लिख रखा है। 3 से 4 हुरूफ, 5 हुरूफ लिख दिया है। और बाकी तो आप समझदार ही है। इतना थोड़ी ना कि आपको अलिफ बा लिखने नहीं आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना? जब आप अलिफ से लेकर या तक लिखेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मालूम हो जाएगी। ठीक है ना? तो उसी को यहाँ पे कहते हैं कि उर्दू के अंदर, उर्दू में हुरूफ की तादाद कितना है? 52 है। और वो हुरूफ ये हैं, अलिफ से लेकर या तक ये जोड़ लीजिएगा, और भ, फ, थ, ठ, झ वगैरह वगैरह इसको 9 तक जोड़ लीजिएगा। कुल टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक है ना? 52। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए उर्दू में हुरूफ की तादाद कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 52। यानी कि उर्दू में हुरूफ की तादाद, देखिए हुरूफ के अंदर मुफरद हुरूफ भी आ गया और मुरक्कब हुरूफ भी आ गया। सबको हम आगे छिटकाएंगे, घबराइएगा नहीं। समझ रहे हैं? सबको आगे हम बताएंगे। आपके लिए सारी की सारी चीज़ें तैयार की गई है कि आपके जहन में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। सारी की सारी चीज़ों का ख्याल रखकर पढ़ाया जा रहा है। तो इसकी तादाद कितनी होती है? 52 होती है। हुरूफ की तादाद अगर पूछा जाए तो आपको बताना है 52। ठीक है ना? अगर उसमें से पूछा जाए मुफरद हुरूफ की तादाद कितनी होती है, मुफरद हुरूफ की तादाद कितनी होती है, तो अब वहाँ पर बोलना है आपको 37। मुरक्कब हुरूफ की तादाद कितनी होती है, तो अब यहाँ पर बताना है 15। कितना बताना है? 15। उसके बाद अगर पूरे को मिलाकर पूछा जाए कि उर्दू में हुरूफ की तादाद कुल कितनी है, तो अब यहाँ पर आपको बताना है बाबू 52 बतलाना है। समझ गए? आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? उसके बाद आप जोड़ लीजिएगा, अलिफ से लेकर या तक लिख के देख लीजिएगा 37 को है या नहीं। ज़रूर आपको 37 को मिलेगा। उसके बाद कहते हैं तादाद के लिहाज से, किसके लिहाज से? तादाद, यानी कि देखिए काउंटिंग, गिनती। समझ ना? तादाद का मतलब क्या होता है? गिनती। तादाद के लिहाज से हुरूफ की 2 किस्में हैं। यानी कि अब देखिए यहाँ से किस्म को
फुटकार है। सबसे पहले हुरूफ की बेसिक चीज़ों के बारे में बात की है ना, उसका इंट्रोडक्शन करा दिए, उसकी तारीफ़ करा दिए। उसके बाद कह रहे तादाद के लिहाज से हुरूफ की दो किस्में, एक होता है मुफरद हुरूफ, मुफरद हुरूफ कौन कौन है, जैसे कि अली बा पा ता टा वगैरह वगैरह, जिसकी तादाद कितनी होती है 37 होती है। यहाँ पर हमने लिख ही दिया है और ऊपर भी हमने आपको समझा दिया। तो देखिए तादाद के लिहाज से हुरूफ की कितनी किस्में होती है बाबू, 37 होती कितनी होती है, दो किस्में होती है। पहला क्या है, मुफरद हुरूफ। क्या है बाबू, मुफरद हुरूफ। और मुफरद हुरूफ कौन कौन होता है, अलीफ बा पा ता टा सा वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसको इसी मुफरद हुरूफ को हुरूफ तहज्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, क्या हो रहा है, हुरूफ तहज्जी। क्या होता है, हुरूफ तहज्जी भी कहते हैं। ये किसको, मुफरद हुरूफ को हुरूफ तहज्जी भी कहते हैं। अगर इस तरह से भी सवाल आ सकता है कि बताइए हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, तो अब वहाँ पर आपको 100% आएगा, इतना ध्यान जान लीजिए, आता ही है इसमें से, 9 का सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर पूछ सकता है मुफरद हुरूफ की तादाद कितनी है, मुफरद हुरूफ की तादाद कितनी है, तो वहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, 37 ही लिखेंगे। यानी कि इधर से पूछे तो उतना ही, उधर से पूछे तो उतना ही, यानी कितनों घुमा फिरा कर पूछे उसका आंसर क्या होगा, 37 ही होगा। समझ गया ना। तो उसके बाद जिसकी तादाद यहाँ पर लिख दी है 37 होता है। और उसके बाद कहते हैं 2 नंबर, यानी कि वो ना तादाद के लिहाज से हुरूफ की दो किस्में हैं। तो मुरक्कब हुरूफ क्या है, जिसकी तादाद कितनी होती है, 15 होती है। कितनी होती है बाबू, 15 होती है। और वो कौन कौन है, तो देखिए अलिफ बा पा ता, ये तो लिखना आसान है, आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन ये मुरक्कब हुरूफ जो है ना, हर किताब में नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पर लिख दिया, थोड़ा सा आसान भी होगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे कहते हैं मुरक्कब हुरूफ भ फ थ ठ झ छ ध ढ र ड़ ख घ ल म न, ये पूरे को जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। ऊपर उसको हमने लिख दिया मुरक्कब हुरूफ, जिसकी तादाद 15 होती है, मुरक्कब हुरूफ, और वो ये है भ से लेकर 9 तक। समझ गए ना। आगे बढ़े। अब देखिए आवाज़ों के इख्तलाफ की वजह से, आवाज़ का मतलब होता है वही बोली, ठीक है ना, बोली। अभी तो आपने पढ़ा किसके एतबार से, तादाद के लिहाज से। तादाद का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तादाद के लिहाज से हुरूफ की कितनी किस्में थी बाबू, 2 किस्में थी। समझ गए। और दोनों किस्मों को आपने समझ गया, मुफरद हुरूफ और मुरक्कब हुरूफ। मुफरद हुरूफ कितना था, 37। मुरक्कब हुरूफ की तादाद कितनी थी, 15। 15 37 मिलकर कितना हुआ, बोलो 52। कितना होता है बाबू, 52 हो जाता है। समझ गए। अब देखते हैं यह आवाज़ों के इख्तलाफ की वजह से हुरूफ की कई किस्में हैं, और वो ये हैं कई किस्में। देखिए ये नहीं है, यहाँ पर ये नहीं कहा कि आवाज़ों के इख्तलाफ की वजह से हुरूफ की 2 ही किस्में हैं या 5 किस्में या 6 ही किस्में, ये नहीं कहा, कैद नहीं लगाया, बल्कि कहा कि आवाज़ों के इख्तलाफ की वजह से हुरूफ की कई किस्में हैं। समझ रहे हैं, जिसमें से मंदरजा झैल ये हैं और वो ये हैं। देखिए अलिफ नून वाव या। अब यहाँ पर जो इनको बयान किया गया ना, तो ये सारा का सारा ये हुरूफ की उन कई किस्मों में से जो आवाज़ के इख्तलाफ की वजह से इनकी किस्में बनती है हुरूफ के अंदर, तो उसको यहाँ पर हमने लिख रखा है। उसी को यहाँ पे कहते हैं आवाज़ों के इख्तलाफ की वजह से। यानी कि हम बोलते हैं ना, तो बोलने, अब जाहिर सी बात है, जैसे कि हमने कहा जैसे कहा बंदा, फिर हमने कहा गुनाह, हमने कहा कबीरा, हमने कहा शोर, ए लड़के शोर मत करो, ए बच्चों सुनो, ठीक है ना। मतलब जो हम देख रहे हैं ना, हम बोल तो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आवाज़ जो है हमारी मुख्तलिफ हो रही है। बई माना कि हमारे मुंह से निकली हुई आवाज़ जो है वो अलग अलग वर्ड है, अलग अलग लफ्ज़ हमारे मुंह से निकल रहा है कि नहीं। तो हुरूफ की इसके अंदर जाहिर सी बात है, ये कैसे बना है, तो हुरूफ़े की वजह से ना बना है। तो ये आवाज़ के इख्तलाफ की वजह से हुरूफ की कई किस्में बनती हैं, और वो ये हैं। अब देखिए आप अलिफ नून वाव या हा या, ठीक है ना, इस सब की किस्में बयान करेंगे। हमने ऊपर ही में बता दिया था आपको कि ये जो ग्रामर है, ये जो कवायद है, ये किसके लिए भाई, 12th वाले के लिए है,
और 10th वालों के लिए, इन दोनों क्लास वालों के लिए बाबू, समझ रहे ना। अमृत से कोई कम नहीं है, इतना जान लीजिए। यूट्यूब पर बहुत सब पढ़ाता है, सब ऐसे ही उसे बक बुक का चला जाता है, ठीक है ना। आप इतना ही से अंदाज़ा लगा लीजिएगा, जब पूरा क्लास देख लीजिएगा ना तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसको कैसे कैसे तलाश कर के इधर उधर से कई किताबों का सहारा लेके आपके लिए बनाकर फिर PDF बनाकर तब जाकर फिर आपको पढ़ाया जा रहा है, समझ गए ना। तो जाहिर सी बात है, इतना तो आप यकीन रखिए कि आपके लिए मेहनत तो ज़रूर किया जा रहा है, समझ रहे ना। और दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला और मेहनत करने की हम सारे लोगों को क्या करें, हिदायत दे, तौफीक दे, समझ रहे ना। चूँकि अल्लाह की मर्ज़ी अगर नहीं होगी ना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है बाबू, पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो ज़रूर इतना आप दुआ ज़रूर करेंगे, समझ गए ना। चलिए, तो उसके बाद कहा ना कि आवाज़ों के इख्तलाफ की वजह से हुरूफ की कई किस्में हैं। आपको देखिए घबराना नहीं है, पढ़ने का तरीका यह है कि जो भी यहाँ पर हम लिखवा रहे हैं, ये जो भी आपके दरमियान जो पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप PDF भी इसका ले सकते हैं, ठीक है ना। वरना तो हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक जो है वो अब मेरा चैनल खोल के देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन पे हमने उसको डाल रखा है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन करके आप ले सकते हैं, समझ गए। नहीं तो इस तरह से आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और लिखेंगे कि 12th PDF 12th का कवायद का भेज दीजिए, तो इंशाल्लाह आपको सेंड कर दिया जाएगा, समझ गए। तो उसके बाद कहते हैं बाबू, आवाज़ों के इख्तलाफ की वजह से हुरूफ की कई किस्में हैं, और वो ये हैं अलिफ, नून, वाव, हा, या। घबराइएगा नहीं, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी बट घबराइएगा नहीं, चूँकि इसके अंदर सारी चीज़ों को, हुरूफ की तमाम बहस को कवर किया गया है। अब जाहिर सी बात है, जब तमाम बहस को कवर किया गया तो आपको पढ़ाने में तो वक्त तो लगेगा, और जब वक्त लगेगा छोड़कर भागिएगा तो पूरी बातें समझ में नहीं आएगी। अगर वो हम ऐसे ही सिर्फ इसको रीडिंग करके चले जाएँ, पढ़ते हुए चले जाएँ, तो फिर आपको समझने में भी परेशानी होगी, समझ गया ना। तो घबराना नहीं है। कहते हैं आवाज़ों के इख्तलाफ की वजह से हुरूफ की कई किस्में, और वो ये हैं। सबसे पहले नंबर में अलिफ दिया है, तो अलिफ की क्या अव्वलन क्या अलिफ की 2 किस्में हैं। क्या बोला बाबू, अलिफ की 2 किस्में कौन कौन है, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा, समझ रहे हैं। अलिफ की 2 किस्में, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। उसके बाद कहते हैं, देखिए अलिफ ममदूदा की तारीफ़ किया यहाँ पे, क्या कहा, अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं, अलिफ ममदूदा की तारीफ़ क्या है। तो कहते हैं अलिफ ममदूदा वो अलिफ है जिसकी आवाज़ खींच कर निकाली जाए, जैसे आम, आब, आग, ठीक है ना। उसके बाद हम लिख लेते हैं आज, उसके बाद लिख लेते हैं आन, हुआ ना। तो यहाँ पर देखिए इसकी आवाज़ के अंदर यानी अलिफ की आवाज़ को थोड़ा सा खींच कर निकाला गया कि नहीं, निकाला गया ना। तो इस अलिफ को हम क्या बोलेंगे, अलिफ ममदूदा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बाबू, अलिफ ममदूदा बोला जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद देखिए, और दूसरी बात ये कहते हैं कि और ये अलिफ हमेशा लफ्ज़ों के शुरू में आता है, कभी कभी बीच में आता है, बहुत कम देखा जाता है कि बीच में आ जाए, लेकिन ये क्या होता है, हमेशा लफ्ज़ों के शुरू ही में आता है। चूँकि खींचने वाला हुरूफ जो होता है आमतन शुरू में ज़्यादातर आता है और बीच में कभी काल के आ जाएगा, वरना तो समझिए कि 100 में से 1 के 2 को देखने को मिलेगा, वरना तो नहीं देखने को मिलेगा, समझ गए। अलिफ ममदूदा समझ में आ गया हो तो आप ज़रूर कमेंट में यस ज़रूर लिखेंगे, समझ गए। तब ना हमको समझ में आएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगे और ये भी बताएंगे कि आप किस क्लास में हैं, 12th में है या 10th में है, कौन बच्चे ये क्लास को आज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसके बाद कहते हैं अलिफ मकसूरा। तो अलिफ मकसूरा क्या होता है, उसकी आवाज़ सादा होती है। ऊपर में उसकी आवाज़ तो खींच कर पड़ी जाती थी, लेकिन इसकी आवाज़ बिल्कुल सादा होती है, जैसे कि अब, असगर, अनवर, अकबर, अहमद, ठीक है ना। ये इसके अंदर तो अलिफ तो आया है, लेकिन ये वो अलिफ है जिसकी आवाज़ में बिल्कुल भी खिंचावट नहीं है, जिसकी आवाज़ में बिल्कुल भी यानी दराजगी नहीं है, लंबा करके इसकी आवाज़ को नहीं बोला जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। अहमद क्या है, तो देखिए अलिफ की आवाज़ में थोड़ी सी भी खिंचावट हुई नहीं हुई, तो इसी को अलिफ मकसूरा कहते हैं। मकसूर का मतलब ये होता है कसर किया हुआ, कसर का मतलब ये होता है कम,
यानी लपेटा हुआ, समझ, यानी इसको लपेट दिया गया, कम कर दिया जाता है। कसर के माना क्या होता है? कम। तो इसकी आवाज़ होती है बड़ी सादा होती है, खींचकर इसको नहीं पढ़ा जाता है। उसके बाद कहते हैं बाज़ अरबी अल्फाज ऐसे हैं कि इनमें अलिफ मकसूरा या की शक्ल में आती है। किस में लिखा जाता है? या की शक्ल में लिखा जाता है। देखिए यहीं पे बच्चा लोगों से गलती हो जाती है। हमने आपके सामने एक मिसाल दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पर रुकिए, इसको हटाते हैं, अब बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हमने आम लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर मूसा। क्या लिखा बाबू? मूसा। तो आप अब हम इसमें से पूछेंगे, क्या बताइए कि इन दोनों मिसालों में से कौन सा अलिफ मकसूरा है? किसके अंदर, यानी किस मिसाल के अंदर अलिफ मकसूरा पाया जा रहा है? किस मिसाल के अंदर अलिफ मकसूरा है? तो आप क्या जवाब देंगे? आप तो अलिफ मकसूरा के बारे में पढ़े हैं कि जिसको खींच कर क्या किया जाए भाई? नहीं पढ़ा जाए, उसी को अलिफ मकसूरा पढ़े हैं। और अलिफ मकसूरा आप क्या पढ़ लिए हैं? अहमद पढ़ लिए हैं, अकबर पढ़ लिए हैं, क्या पढ़ लिए? अकबर पढ़ लिए, अनवर पढ़ लिए। तो ये मिसाल तो आपको दिख गया, साफ साफ यहाँ पर बुझा जा रहा है, आपको समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पर इस अलिफ को हम नहीं खींचेंगे। तो यहाँ पर मूसा की अलिफ है, यहाँ पर खड़ा अलिफ है, तो इसको तो हम खींच रहे हैं और इसको भी हम खींच रहे हैं, तो ये दोनों खींचा जा रहा है। तो इस एतबार से ये तो इसके अंदर यानी मूसा के अंदर जो अलिफ है ये तो अलिफ ममदूदा हो जाना चाहिए ना, समझ गए ना। तो आप कन्फ्यूज में पड़ जाएंगे कि नहीं रे भाई ये दोनों खींचा जा रहा है, इसको भी खींचा जा रहा है और इसको भी खींचा जा रहा है। तो इस एतबार से हम इसको क्या कर देंगे? अलिफ ममदूदा बोल देंगे, ठीक है ना। चूँकि दोनों को खींचा जा रहा है और अलिफ ममदूदा में हमने पढ़ा है कि जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए उसी को अलिफ ममदूदा कहा जाता है। तो अगर आपने कहा कि अलिफ ममदूदा है तो बस यहीं पे ख़त्म। क्या हुआ? आपका 1 नंबर ख़त्म, कट्टिस, समझ गए। तो ये अलिफ ममदूदा नहीं बल्कि ये अलिफ मकसूरा है। तो ये किस एतबार से है? तो उसी को यहाँ पे समझा रहे हैं कि बाज़ अरबी अल्फाज ऐसे होते हैं ना कि इनमें अलिफ मकसूरा या की शक्ल में लिखा जाता है, जैसे कि मूसा, ईसा वगैरह वगैरह। तो ये जो अलिफ देख रहे हैं ना इसके अंदर, ये वो अलिफ है अलिफ मकसूरा। कौन सा अलिफ है बाबू? अलिफ मकसूरा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अलिफ की बात ख़त्म। अब यहाँ पे देखते हैं नून की बात को। किसकी बात को? नून की बात को, ठीक। तो नून की भी अव्वलन कितनी किस्में हैं? यहाँ पर ये ठीक है ना। यहाँ पे नून की बात को देखिए, नून की 2 किस्में, एक होता है नून गुन्ना और एक होता है नून ज़ाहिर, ठीक है ना। नून गुन्ना आसान है, आप लोगों में से कुरान पढ़ने तो आप लोग को आता ही होगा। किसको किसको कुरान पढ़ने आता है कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखिए, जहाँ में कुरान पढ़ने आता है, ठीक है। आप लोग ज़रूर लिखिएगा, लड़का हो या लड़की हो, बाबू आप लोग लिखिएगा कि मुझे कुरान पढ़ने आता है और मैं कुरान अच्छे से पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे नून गुन्ना। तो ये नून गुन्ना जो लोग कुरान पढ़ते हैं ना उनको बड़ी इसकी हैबिट प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना। जैसे कि इन्नल्लाह, उसके बाद कहते हैं इन्नल्लाह मा साबिरीन, उसके बाद कहते हैं इन्ना माल उसरी युसरा। बहुत इस तरह के एक नहीं अनेक हज़ारों मिसालें मिल जाएंगी जहाँ पे नून गुन्ना की बातें की जाए, ठीक है ना। और नून ज़ाहिर तो वो होता है जो बिल्कुल सिंपल साधारण सा हो, तो उसको नून ज़ाहिर कहते हैं। देखिए यहाँ पे सबकी तारीफ़ लिखे है। नून गुन्ना उसकी आवाज़ नाक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है, जैसे पतंग, कहाँ। तो यहाँ पर देखिए नून की आवाज़ जो निकल रही है ना वो नाक से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है बाबू? नाक से निकल रही है। तो इस एतबार से हम इसको क्या कहेंगे? नून गुन्ना बोलेंगे। और कहाँ के अंदर जो आप आखिर में ये जो देख रहे हैं ना ये नून की तरह बना हुआ, लेकिन ये आखिर में एक बिंदुए गायब है, तो इहो नून गुन्ना है, समझ गए। इहो नून गुन्ना है, लेकिन इसका तरीका यही होता है लिखने का, जब ये आखिर में आता है ना तो ऐसे ही लिखा जाता है, समझ गए। तो क्या बात समझ में आई? फाइनली बात ये समझ में आई आपको कि नून गुन्ना उस नून को कहते हैं जिसको नाक से पढ़ा जाए, जिसकी आवाज़ें नाक से निकले, उसी को नून गुन्ना कहा जाता है, ठीक है ना। और नून गुन्ना की नोट यहाँ पर एक ज़रूरी बात को कही गई है, ये जब किसी लफ्ज़ के आखिर में होती है
तो उस पर नुक्ता नहीं होता है। जैसे कभी बोला ना कि ई देख ना, ई बिछुआ में एगो बिंदु नहीं है, एक तो टिकुली इसके अंदर नहीं सटा गया है, ठीक है ना। तो जब ये लफ्ज़ के आखिर में होती है तो इसके ऊपर क्या होता है, नुक्ता नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, खाली खाली होता है। समझ रहे हैं। तो ये रहा नून गुन्ना, पहली किस्म मुकम्मल हो गई। अब दूसरा देखिए, नून की दो किस्में थी, एक नून गुन्ना और नून ज़ाहिर। तो नून गुन्ना तो आप पढ़ लिए, नून ज़ाहिर देखिए क्या होता है। अब नून ज़ाहिर को कहते हैं उसकी आवाज़ साफ तौर पर ज़ाहिर होती है। क्या होती है, साफ तौर पर ज़ाहिर होती है। जैसे कि नेक, नज़र, क्या कहते हैं यहाँ पर बाबू, और मिसाल ले लेते हैं, नज़र। उसके बाद और मिसालें ले लेते हैं, चलन, क्या होता है, चलन, चलन या जलन कह लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नून की जो आवाज़ नाक से तो निकल रही है, लेकिन ये आवाज़ जो बिल्कुल साफ तौर पर यानी गुनगुनाहट के साथ नहीं आ रही है। नज़र, चलन, ठीक है ना। तो इसके अंदर गुनगुनाहट नहीं है, गुन्ना की आवाज़ इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल क्या है, साफ साफ है, ज़ाहिर है। तो इसी नून को हम क्या बोलेंगे, नूने ज़ाहिर बोलेंगे, ठीक है ना। अगर इस तरह का मिसाल दे दिया जाए आपको कि कॉपी में अगर मिसाल बना कर दिया जाए, कह दिया जाए, जैसे कि दो मिसालें लिख दिया जाए, लिख देते हैं यहाँ पर नज़र, उसके बाद फिर हम लिख देते हैं नहंग। क्या लिखे बाबू, नज़र, नहंग। उसके बाद फिर हम आपसे सवाल करें कि बताइए मंदरजा ज़ैद सवालों में अल्फाज में से मंदरजा ज़ैद अल्फाज में किसके अंदर नून गुन्ना पाया जा रहा है, या कि नून गुन्ना की मिसाल कौन सी है, या कि हम पूछ दें इसके नून ज़ाहिर की मिसाल कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे। तो जाहिर सी बात आप देखेंगे कि हम नून ज़ाहिर के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो नून ज़ाहिर की मिसाल ये है। अगर नून गुन्ना के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा तो नून गुन्ना की ये मिसाल है। चूँकि ये जो नून है ना, तो इस नून को हम क्या करके पढ़ रहे हैं बाबू, गुनगुनाहट के साथ पढ़ रहे हैं, और इस नून को हम ज़ाहिर करके पढ़ रहे हैं। और जिस नून को गुनगुनाहट के साथ पढ़ा जाओ उसको नून गुन्ना कहते हैं, और जिस नून को ज़ाहिर करके न पढ़ा क्या कहते हैं, ज़ाहिर करके पढ़ा जाए उसको नून ज़ाहिर बोलते हैं। समझ गए। कोई भी दिक्कत हो आपको बेला झिझक कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब हर पल देने के लिए हम तैयार हैं। चूँकि आप ही के लिए काम कर रहे हैं और आपके बातों का जवाब न दिया जाए, ये कैसा हो सकता है। यानी सब कुछ हमारे लिए तो आप ही लोग हैं, हम टीचरों के लिए दूसरा कौन है भाई। आप ही के लिए समय इतना दिया जा रहा है, आप ही को पढ़ाने के लिए हर चीज़ें तैयार की जा रही है। आप जिस तरह से खुश हैं, जिस तरह से कहते हैं, उस तरह से आपको के लिए किया जा रहा है। बस दुआ कीजिए, बहुत जल्द बोर्ड लेने वाले हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है उस पर पढ़ाने में बड़ी आसानी होती है, ठीक है ना। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला जल्दी सफल बना दे। चूँकि उसके लिए क्या होता है कि बढ़िया सा कमरा भी होना चाहिए। बट जहाँ पे अभी हम पढ़ाते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे टीना का घर है और चारों तरफ से दीवार उठा हुआ है और टीना का घर है। पढ़ाने में भी बहुत परेशानी होती है। गर्मी के दिनों में तो समझ लीजिए और ज़्यादा परेशानी होती है, समझ गए, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो बताए थे ना कि घर में काम लगा हुआ है, बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला जल्दी उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचा दें। ढलाई तक तो समझिए कि 10 कमरा है, ढलाई तक पहुंच गया हुआ है। अब अल्लाह ताला की मर्ज़ी जब होगी इंशाल्लाह वो उस वक्त ढला जाएगा। कोशिश में है कि बहुत जल्द उसको क्या कर लिया जाए, डलवा लिया जाए। तो वहाँ पे फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है वो वहाँ पे लगाना आसान हो जाएगा। वरना अगर उसको ढलवाना नहीं होता तो अब तक हम लगा दिए रहते हैं, समझ गए। चूँकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट इतना ज़्यादा मिल रहा है तो क्यों नहीं आदमी करेगा, आगे करना ही है और करबे करेंगे, हम काहे नहीं करेंगे। समझ गए। तो बात समझ में आ गई, नून गुन्ना और नून ज़ाहिर का फार्मूला समझ में आ गया। चलिए, तो जब इतनी बातें समझ में आ गई तो अब यहाँ पर अलिफ की बहस भी मुकम्मल हो गई, नून की बहस भी मुकम्मल हो गई। अब हम यहाँ पर देखेंगे वाव की बहस। किसकी बहस को बाबू, अलिफ नून वाव पढ़े थे ना आप उसके अंदर कि कई किस्में तो है, उनमें से कुछ को यहाँ पर बयान किया जा रहा है, कुछ को, ठीक। तो वाव की कितनी किस्में होती है बाबू, 3 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है, 3। एक होता है वाव मारूफ, और वाव मारूफ किसे कहते हैं,
तो ये खींच कर पढ़ी जाती है, जैसे दूर, तूर, नूर। उसके बाद कहते हैं, तो इसके अंदर आप देखिए, दूर के अंदर वाव है, तूर के अंदर वाव है, नूर के अंदर जो वाव है ये वो वाव है जिसको खींच कर पढ़ा जा रहा है। और जिस भी वाव को अगर खींच कर पढ़ा जाए तो उसमें से उस वाव को क्या बोला जाता है बाबू? वाव मारूफ। इस तरह का सवाल पूछा जाता है, बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। वाव मारूफ में से और वाव मजहूल, वाव मादुला में से बार बार पूछा जाता के कहते हैं। चार मिसालें आपके दरमियान पेश कर देंगे और कहेंगे मंदरजा झैल अल्फाज में से वाव मारूफ की कौन सी मिसालें हैं, ठीक है ना। अगर बी सही होगा तो बी के ऊपर आपको टिक लगा देना होता है, सी सही होगा। जैसे कि हम एग्जांपल मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ढोल, क्या लिख देते हैं बाबू? ढोल। फिर उसके बाद लिख दे दूर, समझ गए? या इसके बाद लिख दे डोरी, क्या हो गया? दूरी। क्या हम लिख देते हैं? दूरी। ये भी एक लफ्ज़ हुआ। और यहाँ पे मतलब वगैरह वगैरह और भी बहुत सारा वर्ड आप डाल दीजिए। और कहें कि बताइए जो हमने अल्फाज जो लिखा है इनमें से वाव मारूफ की कौन सी मिसालें हैं, वाव मारूफ की कौन सा अल्फाज है, कौन सा लफ्ज़ है। तो जाहिर सी बात है आप दिमाग लगाएंगे कि भाई वाव मारूफ तो वो होता है जिसको खींच कर पढ़ा जाता है, तो इस वाव को खींच कर पढ़ा जा रहा है, चलो इसको मार देते हैं टिक। इसको भी खींच कर पढ़ा जा रहा है तो चलो इसको भी मार देते हैं टिक। चूँकि इस यहाँ पर जो पूछा जा रहा है तो ये दोनों के दोनों क्या है? वाव मारूफ है। समझ रहे हैं ना। हमने तो यहाँ पर ये लिखा है, बट वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर 4 ऑप्शन में से एक ही ठो सही रहेगा और 3 ठो क्या रहेगा? गलत रहेगा। उसमें से जो सही रहेगा आपको वहाँ पे उसका आंसर देना है। समझ गए? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए अब वाव मजहूल के बारे में पढ़ते हैं। मजहूल के मतलब क्या होता है? ये खींच कर नहीं पढ़ी जाती है, जैसे ढोल, शोर, लिखो, पढ़ो, बैठो, उठो, सुतो, ठीक है ना। तो ये जितनी भी मिसालें हैं ये वो मिसालें हैं जिसको क्या है भाई, जिसके अंदर वाव तो आ रहा है लेकिन इसको खींच कर नहीं पढ़ा जा रहा है। समझ रहे ना। तो वाव तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है लेकिन इसको खींच कर नहीं पढ़ा जा रहा है, और जिस वाव को खींच कर नहीं पढ़ा जा उस वाव के क्या कहते हैं? वाव मजहूल कहते हैं। समझ गए? उसके बाद तीसरे नंबर पे तीसरी किस्म है वाव मादुला। तो देखिए वाव मादुला का मतलब क्या होता है? इसका तलफ़ुज़ नहीं होता है, जैसे कि ख्वाब, ख्वाहिश, दरख्वास्त। मतलब ये हुआ कि लिखा तो जाता है, जैसे कि आप लिखते हैं ना स्कूल लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू? स्कूल लिखते हैं ना, लेकिन ये क्या पढ़ा जाता है? स्कूल पढ़ा जाता है। लफ्ज़ कुछ और है, पढ़ा कुछ और, यानी लिखा जा रहा है कुछ और और पढ़ा जा रहा है कुछ और। समझ गए? तो यहाँ पर यानी कि जिस लफ्ज़ के अंदर अगर वाव आए और उस वाव को न पढ़ा जाए, उस वाव को छोड़ दिया जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी वाव को वाव मादुला बोलेंगे। समझ गए बाबू? जैसे कि यहाँ पे देखिए खा है, वाव है, अलिफ है, बा है। ये तो असल में देखा जाए तो ख्वाब लिखा है ना, लेकिन इसको हम क्या पढ़ते हैं? ख्वाब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ख्वाब पढ़ते हैं। यहाँ पर वाव तो लिखा गया है बट पढ़ा नहीं जा रहा है, इसलिए हम इस वाव को क्या बोलेंगे? वाव मादुला बोलेंगे। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। ये वाव की बात भी मुकम्मल हो गई। अब देखते हैं हा की किस्में। किसकी किस्में? हा की। ठीक, तो अभी हा की कितनी किस्में हैं? तो अव्वलन यहाँ पे कहते हैं हा की 2 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है बाबू? हा की 2 किस्में होती है। जिस तरह से नून की 2 किस्में होती थी ना, कि नून गुन्ना और नून ज़ाहिर, इसी तरह से हा की भी 2 ही किस्में होती है। एक होता है हाय मुख्तफ़ी। तो हाय मुख्तफ़ी किसे कहते हैं? तो उसकी आवाज़ हल्की और अलिफ के मानिंद होती है, जैसे कि बंदा, हफ्ता, शोरा, खाला, जाला। तो हाय मुख्तफ़ी के अंदर ये इसकी आवाज़ें जो होती है ना वो क्या होती है? हल्की और अलिफ के मानिंद होती है। जैसे कि हमने कहा बंदा, तो देखिए हाँ की आवाज़ जो जाहिर हो रही है ना तो हल्की हल्की जाहिर हो रही है, और थोड़ा थोड़ा ये भी समझ में आ रहा है कि आखिर में क्या है? अलिफ है, यानी अलिफ का भी थोड़ा थोड़ा साउंड इसके अंदर आ जा रहा है। तो जिस हाँ की आवाज़ अगर हल्की और उसके अंदर अलिफ का साउंड आ जाए तो उस हाँ को क्या बोलते हैं बाबू?
हाय मुख्तफ़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाय मुख्तफ़ी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है हाय मलफूजी। तो हाय मलफूजी इसकी आवाज़ पूरे तौर पर क्या होती है? ज़ाहिर होती है। हाय मलफूजी की क्या होती है? लफ्ज़ों के अंदर पूरी तरह से आवाज़ ज़ाहिर होती है, जैसे कि गुनाह, सियाह, पनाह। उसके बाद क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो 3 मिसालें जो दी गई है, तो ये वो 3 मिसालें हैं जिसके अंदर हाँ तो आ रही है, और वो आने के साथ साथ उसको साफ साफ जाहिर करके भी पढ़ा जा रहा है। और जिस हाँ को जाहिर करके साफ साफ पढ़ा जाए उसको क्या बोलते हैं? हाय मलफूजी बोलते हैं। समझ गए? हाय मलफूजी बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो ये रहा हाँ की 2 किस्में जो आप तक पेश किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं या की किस्में। क्या करते हैं? या की किस्में। आप घबराइएगा नहीं बाबू। अभी आप देखेंगे ना, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो आपकी क्लासें जो ली जा रही है ना, ये जो क्लासें जो अभी हो रही है, तकरीबन मैं आपको समय बता दूँ, 12 बज गया है बाबू, 12 AM हो गया, यानी रात में। बताइए अभी कितना देर हुआ है? 46 मिनट पढ़ाई हुई है। मतलब लिख कर फिर उसके बाद खाना वाना खाकर, खाने वाने से फारिग होकर बैठे हैं ना, तो 46 मिनट अभी पढ़ाई हुई है। अभी आधा ही हुआ है, अभी और इसमें से बहुत बाकी, चूँकि पूरी हम पहले ही बता दिए थे कि भले समय तो लगेगा लेकिन आपके दरमियान लेकर आएंगे, आधा अधूरा नहीं लेकर आएंगे कि हर्फ की बॉस में 3 दिन आपका समय लेते रहें। नहीं भाई, उस तरह से नहीं। आप तक वीडियो पहुंच जाएगा, आप उसको उतार लीजिएगा या PDF के माध्यम से ले लीजिएगा, आप पढ़ते रहिएगा, आप खुद से क्वेश्चन बना बना के प्रैक्टिस करते रहिएगा। इंशाअल्लाह कौन रोक सकता है आपको कामयाब होने से? खुदा के सिवा कोई भी आपको नहीं रोक सकता, इतना तो हम दावे के साथ कहते हैं। ठीक है ना? तो ये बताइए 12 बज रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते हमको लगता है ना 1 बज जाए, 1:50 हो जाएगा, नहीं तो 2 बज जाएगा, सोते सोते 3 बज जाएगा। बताइए 3 AM हो जाएगा। उसके बाद सोएंगे, फिर फजर से पहले कितना बजे, यानी 4:45 पे जमात इधर खड़ी होती है। तो मान लीजिए 4:30 तक तो किसी भी हाल में जाग ही जाना है, चूँकि नमाज भी पढ़नी होती है, जाग ही जाना है। तो देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है, बस किस लिए कि आप आने वाले एग्ज़ाम में कामयाब हो जाए, अल्लाह ताला आपको कामयाब बना दे। तो कहा जाता है ना कि सबका फल दिया जा सकता है, लेकिन माँ बाप और टीचर का जो फल है ना, वो कभी भी उसके हक़ के इतना बराबर नहीं दिया जा सकता है। तो आपकी ज़िंदगी में ऑफलाइन के अंदर हो या ऑनलाइन के अंदर हो, जो भी आपके टीचर होंगे आप उनकी ज़रूर कदर कीजिएगा, ज़रूर, तभी जाकर फिर आप उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। वरना तो आप जानते भी हैं कि एक फ़ारसी का लफ्ज़ सुने हैं ना, बहुत पुराना लफ्ज़ है, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। यानी जो अदब वाला होता है ना, तो वही नसीब वाला भी होता है। जिसके पास अदब नहीं होती है वो नसीब वाला नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए बहरहाल यहाँ पर हमने आपको बता दिया, तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा। 2 नंबर हाँ की या की किस्में बताया, या की 2 किस्में। या मारूफ, तो या मारूफ किसे कहते हैं? इसकी आवाज़ में खिंचावट होती है, जैसे रोटी, होली। तो देखिए यहाँ पर या जो आई है ना, तो इस या को हम क्या कर रहे हैं? खींच कर पढ़ रहे हैं, तो इस एतबार से इसको हम क्या बोलेंगे? या मारूफ बोलेंगे। उसके बाद क्या आता है? या मजहूल। तो या मजहूल में क्या होता है? इसकी आवाज़ में खिंचावट नहीं होती है, उसका अपोजिट, जैसे लड़के, बड़े, बूढ़े, छोटे, बच्चे। तो ये जितना भी अल्फाज है ना, इसके अंदर या तो आ रही है लेकिन इसको खींचा नहीं जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? या मजहूल बोलेंगे। समझ गए? तो या की भी किस्में हो गई, यानी कि आवाज़ों के इख्तलाफ की वजह से, बाबू अभी आपने पढ़ा, आवाज़ों के इख्तलाफ की वजह से उसकी जितनी भी किस्में थी उन तमाम को आपने पढ़ लिया। किसको? अलिफ, नून, वाव, हा, या, तीनों को पढ़ लिया ना, चारों को, 2, 4, पाँचों को, पाँचों की किस्में भी आप पढ़ लिए। ठीक है ना? अब देखिए, अब यहाँ से एक नई बहस फिर शुरू करते हैं या के किस्में के बाद। अब यहाँ से हर्फ की फिर दूसरी तारीफ करते हैं। एक तारीफ वहाँ पे देखिए, वहाँ पे तो तारीफ तो किए थे, लेकिन वहाँ पे जो तारीफ किए थे ना, उसकी ज़ात के एतबार से
फ़ी नफ्सी हर्फ की ज़ात की तारीफ़ क्या होती है। तो उसमें कहा था कि जो इंसान के मुंह से निकले और ख़ास शक्ल को ज़ाहिर करे उसी को क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं। और लकीरों और नुक्तों की मदद से बनाई गई क्या कहते हैं, जो भी ख़ास शक्ल होती है उस लकीर और नुक्तों की बनाई गई मदद से ख़ास शक्ल को हम क्या कहते हैं, हर्फ कहते थे ना। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पर एक और तारीफ़ कर रहे हैं उसकी, और वो ये कि हर्फ की दूसरी तारीफ़ ये है, वहाँ पर एक ही तारीफ़ के अंदर दो जुज़ था, ये दूसरी तारीफ़ के अंदर बताते हैं कि दो या दो से ज़्यादा हुरूफ़ तहज्जी से बने छोटे छोटे कलिमात जो मानेदार नहीं होते हैं मगर जुमलों में आकर नया नया मफ़हूम पैदा करते हैं, हर्फ कहलाता है। हर्फ अलग अलग ग्रुपों में बटे हुए होते हैं और हर ग्रुप में उनकी तादाद मुअय्यन है। मुअय्यन मतलब मुतय्यन है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि देखिए हर्फ जो होता है, एक तो हर्फ वो हुआ कि अपने अलीफ बा पा ता टा सा वगैरह, ये तो उसकी ज़ात के एतबार से। अब यहाँ बता रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए हर्फ, जैसे कि लाम अली ज़बर ला है, उसके बाद नून हा ज़बर न है, मीम हा ज़बर म है, तो इस एतबार से ये भी क्या है बाबू, हर्फ है, ठीक है ना। तो एक या एक से अधिक, दो से मिलकर ये बना तो है। देखिए लाम अली ज़बर ला जो है, ये लाम अली ज़बर ला ये कितने से मिलकर बना है, लाम जोड़ अलीफ बराबर क्या होता है, ला। तो ये दो गो हर्फ से मिलकर बना है ना, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। आप बता दीजिए ला का क्या अर्थ है, ला का इसका हकीकी माना क्या है। मतलब यहाँ पे जो ला है ना, ये हर्फ है, इसका हकीकी माना आप नहीं बता सकते, इसलिए कि इसका कोई माना ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा हुरूफ़ तहज्जी से, तहज्जी का मतलब क्या हुआ, अलीफ बा पा ता टा, बताया था ना पहले भी। हुरूफ़ तहज्जी यानी मुफरद हरूफ को, यानी अलिफ से लेकर या तक को मुफरद हरूफ भी कहते हैं और उसी को हुरूफ़ तहज्जी भी कहते हैं, समझ गए। तो ये जो है ना, तो हुरूफ़ तहज्जी से छोटे छोटे कलिमात जो मानादार नहीं होते हैं तो उसको भी क्या कहा जाता है, हर्फ कहा जाता है। लेकिन देखिए अभी मानादार तो होता नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर कोनो हर्फ बना है तो वो ऐसा ही नहीं, कोई ना कोई काम का लायक तो ज़रूर होगा। कहते हैं ना कि जो कोई कितनों बेकार क्यों ना हो, कभी ना कभी उससे तो ज़रूरतें पड़ी जाती है। यानी कि हम जिसे बेकार समझते हैं ना कभी उससे हमारी ज़रूरतें पड़ी जाती है, होता भी है ऐसा भी। तो मगर ये क्या करते हैं, जुमलों में आकर इसका ज़ात के एतबार से, इसका अपने एतबार से कोई माना तो नहीं है, लेकिन जुमलों में आकर ये नया मफहूम पैदा कर देते हैं। और ये क्या होते हैं, अलग अलग ग्रुपों में सब बटे हुए हैं और हर एक ग्रुप का चर्चा यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए उनमें से, और हर ग्रुप की उनकी तादाद वही है ना भाई, कि कौन सा हरूफ, कौन से ग्रुप में कितने हरूफ हैं और कौन सा हरूफ का कौन सा काम है। तो सब जगह सबका क्या है भाई, मुतय्यन तादाद, ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए हरूफ की किस्में, अब यहाँ पे किस्मत बताया ना, यहाँ पे हर ग्रुप में वो फैले हुए हैं और हर ग्रुप में उनकी तादाद भी मुतय्यन है, यानी कौन सा ग्रुप में कितना हरूफ है और उसमें उसका क्या काम है, समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर उसी को किस्म से बयान कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हरूफ की किस्मों को बता रहे हैं, किसकी, हरूफ की किस्मों को। तो देखिए वहाँ पर जो किस्में बताया था ना, तो आवाज़ों के इख्तलाफ की वजह से यहाँ पर हरूफ की एक और किस्म है जोड़ने के एतबार से। किस एतबार से बाबू, कि जोड़ने के एतबार से, जैसे कि किसी को मिलाने के एतबार से यहाँ पे हरूफ की किस्में बताई जा रही है। तो सबसे पहले नंबर में है हरफ रब्त। क्या बाबू, हरफ रब्त, ठीक। तो हरफ रब्त, रब्त का मतलब क्या होता है, इतना जान लीजिए। रब्त का मतलब होता है जोड़, ले लीजिए, क्या होता है बाबू, जोड़, मिलाना, यानी एक दूसरे के साथ मिला देना, वही होता है हरफ रब्त। देखिए उसकी तारीफ करते हैं, हरफ रब्त ये किसी जुमले में इसम की हालत यानी पोजीशन और फेल यानी काम की जगह, वक्त और तौर तरीके की वजाहत करते हैं। जैसे कि हरफ रब्त ये है, ने बे ये फ़ाइल काम करने वाले की अलामत है, ने ये फ़ाइल काम करने की अलामत है। जैसे कि देखिए क्या कहा कि हरफ रब्त किसी जुमले में, यानी कोनो सेंटेंस में आएगा हरफ रब्त, और जुमले में आने के बाद क्या करेगा, कोनो इस्म की हालत को बताएगा। यानी इस्म का मतलब क्या हुआ बाबू, नाउन, क्या होता है, नाउन। तो जुमले के अंदर आकर, सेंटेंस के अंदर आकर इस्म की यानी नाउन की हालत को, पोजीशन को बता देता है। और फेल, फेल का मतलब होता है काम, और
काम की जगह, वक्त और तौर तरीके की वजाहत भी कर देता है। यानी कभी कभी जो आता है ना ये, तो फेल जो काम हो रहा है ना उसको भी, और जगह, वक्त और जो भी तौर तरीके जो होता है ना, वो सबको सब आके क्या कर देता है, हर फेरब ये जाहिर कर देता है, बता देता है। जैसे कि क्या, ने एक लफ्ज़ है, क्या बाबू, ने, क्या है, ने। तो ये क्या काम करता है, ये फाइल यानी काम करने की अलामत है। मतलब ये हुआ कि जब ने किसी जुमले में आए ना, सेंटेंस में आए ना, और जिस इसम के बाद लगा रहे, तो हमको ये समझ जाना है कि उससे पहले वाला जो भी इसम है ना वो फाइल है। क्या बाबू, वो फाइल है। अब फाइल किसे कहते हैं, काम करने वालों को कहते हैं। जैसे कि हमने कहा, देखिए यहाँ पर मिसाल भी दिया है, जैसे अहमद ने रोटी खाया। क्या कहा, अहमद ने रोटी खाया। तो देखिए यहाँ पर एक इसम है, क्या है, एक इसम, नाउन है अहमद। इसके बाद क्या आ रहा है, ने आ रहा है। तो अब ने आकर ये बात बता दे रहा है कि रोटी खाने का जो काम हुआ है ना वो कौन किया है, अहमद ने किया है। और यही इसी अहमद को अब हम क्या बोलेंगे, फ़ाइल बोलेंगे। समझ रहे ना। तो गोया कि हमको कैसे समझ में आया कि ये फ़ाइल है, ने के ज़रिए समझ में आया है। किसके ज़रिए समझ में आया है, ने के ज़रिए समझ में आया। ऊपर में कहा है ना कि ने जो होता है ये फ़ाइल यानी काम करने वाले की अलामत है। अलामत का मतलब होता है पहचान है। क्या बाबू, पहचान है। समझ रहे हैं। आगे बढ़े, कोई दिक्कत। उसके बाद कहते हैं तुमने कहा मैंने सुना। तो तुमने कहा यहाँ पर देख लीजिए, ने जो है ना यहाँ पर ये फ़ाइल की अलामत है। क्या है भाई, फ़ाइल की अलामत है। उसके बाद मैंने किताब पढ़ी। तो ने यहाँ जो है ये फ़ाइल की अलामत है। किसकी अलामत, ये फ़ाइल की अलामत है। चूँकि हम ही तो है ना किताब पढ़ने वाले, हमारे सिवा कोई दूसरा तो है नहीं तो गोया कि ने आकर ये साबित कर रहा है कि यहाँ पर पढ़ने का जो काम है वो कौन कर रहा है, ये मैं जो कि इसम है यही कर रहा है। तो ये जो है इसमें क्या है, ये फ़ाइल है। समझ गए ना। तो ने जो होता है वो किसको बताता है, फ़ाइल को बताता है। और फ़ाइल किसे कहते हैं बाबू, काम करने वाले को। किसको कहते हैं, काम करने वालों को कहते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़े आज जब फेल फाइल की भाषा आएगी तो वहाँ पर और इसको अच्छी तरीके से हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद देखिए की किसकी अलामत है। की देखिए सारे लफ्ज़ को अलग अलग बातें हैं, देख लीजिए बहुत इत्मीनान से देखिए कि ये मफूल की अलामत है। किसकी अलामत है बाबू, मफूल की अलामत है। यानी जिस सेंटेंस में आ जाए तो समझ जाइए कि उसके पहला वाला इसम जो है वो क्या है, मफूल है। मफूल का मतलब होता है जिस पर काम तमाम हुआ हो। क्या हुआ हो, जिस पर काम पूरा हुआ हो। जैसे कि मैंने अहमद को मारा। तो देखिए यहाँ पर को आया, ये को की नहीं है बाबू, की नहीं है, ये को है। ठीक है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पर दोनों तरफ से घेरे हैं ना तो सट गया, इस तरह से घेरे हैं तो सट गया है। ठीक। तो क्या कहता, मैंने अहमद को मारा। तो देखिए अहमद को, तो गोया के को से पहला का इसम है ना ये जो है मफूल है। क्या है बाबू, मफूल है। कैसे पता चल रहा है, तो मेरा जो मारने का काम जो है ना वो जो किसके ऊपर ख़त्म हुआ है, अहमद पे ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पर अलामत के तौर पे किसको लाए हैं, को लाए हैं। ठीक है ना। अगर ये को नहीं रहता तो फिर समझ में नहीं आता कि इस सेंटेंस के अंदर मफूल कौन सा है। समझ गए ना। तो गोया के को जो होता है यह मफूल की अलामत होती है, यह मफूल के बारे में बतलाता है। आगे बढ़े, मैंने अहमद को उर्दू पढ़ाया। तो देखिए यहाँ पर को जो है ये इसमें मफूल की अलामत है। ये बता रहा है कि मेरा पढ़ाने का जो काम है ना वो किसको पढ़ाया भाई, अहमद को हमने पढ़ाया है। किसको पढ़ाया बाबू, अहमद को हम पढ़ाए हैं। गजब। क्या बात है। चलिए ठीक आगे बढ़े, वक्त तो काफ़ी हो चुका है। अच्छा चलिए थोड़ा सा और वक्त लगेगा। उसके बाद कहते हैं मैंने तुमको बताया था, तुम मेरे बात को टाल गए। इशारा का सारा मिसाल उसी का। आगे देखिए उसके बाद कहते हैं अक्सर को अक्सर के बजाय मुझे तुझे हमें उसे इसे वगैरह का इस्तेमाल बतौर अलामत मफूल होता है।
मतलब देखिए लीजिए, ये सारा सेंटेंस के अंदर आएगा ना, देखिए जब सवाल बनेगा ना तो दिमाग चकरा जाएगा। ये इसलिए हमने सबको बारीक बीनी के साथ लिखा है कि अगर कहीं सवाल में लिखा रहेगा मैंने तुमसे किताब ली, और उसके बाद हमने ये कह दिया कि बताइए जो हमने जो सवाल क्या कहते हैं, जो मिसाल लिखी है, जो सेंटेंस लिखा है, उसमें मफूल की अलामत क्या है, तो आप क्या कहिएगा? आपको पढ़े रहिएगा, ये नहीं सारा लफ्ज़ तो आपको समझ में आया नहीं रहेगा तो आप नहीं बता पाइएगा। तो इसलिए हमने सबको लिख दिया ताकि आपके दरमियान आ जाए कम से कम। और जब आ जाएगा तो जाएगा कहाँ से, कहाँ जाएगा? वहीं पर ना रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा। समझ में आई ना? कहते हैं ना ये मफूल को जो है मफूल की अलामत है। तो कभी कभी को के बजाय क्या है भाई, को के बजाय मुझे तुझे हमें इससे इसे ये भी आता है। अगर ये आ रहा है सेंटेंस के अंदर तो आप समझ जाइएगा कि ये भी क्या है, मफूल बनता है। ठीक है ना, मफूल बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए से है ना, यहाँ पे मैंने तुमसे, तो तुमसे, तुझे, तुमसे, तो ई जो है यही मफूल की अलामत है। क्या है? मफूल की अलामत है। से जो यहाँ पर दिख रहा है यही मफूल की अलामत है। ये बता रहा है कि ये मफूल की अलामत है। ठीक, उसके बाद का की के, ये इजाफत दो इसमों के रिश्तों की वजाहत करते हैं। क्या करते हैं? दो इसमों की वजाहत करते हैं, रिश्तों की वजह। जैसे कि मान लीजिए दो भाई है, तो और दो भाई के बीच में रिश्ता होता है ना, तो इका की के ज़रिए ये पता चलता है कि ये दोनों भाई के दरमियान क्या है, मतलब ये दोनों आदमी के दरमियान कोनो न कोनो रिश्ता है। और वो कौन सा रिश्ता है? भाई का रिश्ता है। समझ गए ना? जैसे कि यहाँ पर एक मिसाल दिया है, ये अहमद का भाई है। तो देखिए यहाँ पर का जो आया है ना, तो ये का आकर ये बात साबित करना चाहता है कि ये भाई जो है ना, भाई किसका है? अहमद का है। तो गोया के रिश्ता को जाहिर किया ना बाबू यहाँ पे, उसी को कहते हैं का। जो होता है ये रिश्तों को जाहिर करता है इजाफत के अंदर। किसके अंदर? इजाफत के अंदर। इजाफत का मतलब क्या होता है ये आपको इंशाल्लाह है कि नहीं? हाँ है। इजाफत का मतलब अगला क्लास जब होगा ना, इजाफत की बहस जब आएगी, मुजाफ मुजाफिले की बहस जब आएगी, तो उसके अंदर हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक, बस इतना जान लीजिए, इजाफत के अंदर जो होता है ना, दो इसमों के रिश्ते की वजाहत करता है का की के। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आसमा खालिद की बहन है। देख रहे हैं ना, आसमा जो है खालिद की बहन है। यहाँ पर की आकर ये बता रहा है कि खालिद जो है ना, खालिद की बहन कौन है? आसमा है। समझ रहे हैं ना, खालिद की बहन आसमा है। इस तरह से ये आपके बच्चे, ये आपके, यहाँ पे की नहीं होगा, आपके होगा। ठीक, गलत हो गया है। ये आपके बच्चे हैं। तो गोया कि देखिए इन बच्चों के बारे में बता रहा है कि इन बच्चों का रिश्ता किससे जुड़ा है? आपसे जुड़ा हुआ है। तो गोया कि आकर बता रहा है ना, यहाँ पर रिश्ता के बारे में बता रहा है, रिश्ता को जाहिर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कभी कभी जो क्या कहते हैं, का की का काम यही होता है कि इजाफत के दरमियान, इजाफत में क्या करता है, ये रिश्तों की वजाहत कर देता है। ठीक, आगे देखते हैं। अक्सर जुमलों में, अब देखिए क्या कहा कि अक्सर जुमलों में मेरा, तेरा, तेरी, मेरी, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हमारा, हमारी, हमारे, उसका, उसकी, उसके वगैरह का इस्तेमाल इजाफत की अलामत के तौर पर भी हुआ करता है। यानी कि जितना भी है ना, ये सब के सब जब जुमला के अंदर, सेंटेंस के अंदर जब आता है ना, तो इजाफत के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। इजाफत का मतलब क्या होता है? यानी एक इसम को दूसरी इसम की तरफ झुका देना। समझ लीजिए, क्या कर देना है? झुका देना। ठीक है ना, एक की निस्बत दूसरे की तरफ कर देना। ठीक, तो ये सारा का सारा वर्ड लिख दिया है। ठीक है ना, कौन सेंटेंस का, जैसे कि हम ये अहमद के एग्जाम्पल यहीं पढ़े हैं ना, तो यहीं पर हम पूछते हैं आपसे, ये अहमद का भाई है। फिर हमने पूछा कि बताइए इसके अंदर का जो है ये क्या कर रहा है आकर। ठीक है ना, तो आप जाहिर सी बात है इसके अंदर आप बता सकते हैं कि ये रिश्तों को जाहिर कर रहा है। ये का जो है इजाफत के तौर पर रिश्तों को क्या कर रहा है? जाहिर कर रहा है। ठीक है ना, और इसको, इस का को हम क्या बोलेंगे? हर्फ कहा जाएगा। ठीक है ना, और इस हर्फ का नाम क्या देंगे? तो समझ में आ गई ना बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे कि बताइए कि ये जो ये अहमद का भाई है,
यहाँ पर का जो है ये किस एतबार से यहाँ पर आया, तो बतौर अलामत इजाफ़त के तौर पर क्या कहते हैं, ये इजाफ़त के तौर पर ये दो इसमों के दरमियान के रिश्तों को क्या कर रहा है, ज़ाहिर कर रहा है। समझ रहे ना। तो उस एतबार से यहाँ पर ये इजाफ़त के लिए इस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से अगर आप इसको ज़हन में बैठा लेते हैं तो आसानी से ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं मिसाल के तौर पर, वो बताया ना तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे तुम्हारा हमारा हमारी हमारे उसका उसकी उसके वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर भी मिसाल भी देते हैं, कहते हैं मेरा कलम मेरी किताब मेरे भाई वगैरह वगैरह। तो देख रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं मेरा कलम, बोले ना कभी का की के जगह पर रिश्तों को जाहिर करने के लिए इजाफ़त के तौर पे जिन हर्फ का इस्तेमाल किया जाता है वो हर्फ क्या होता है, मेरा मेरी तेरा तेरी तेरी उसका उसकी उसके, ये सारा का सारा ये भी होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे का की के जगह पर क्या जाहिर कर दिया, यहाँ पर मेरा मेरी जाहिर किया कि नहीं, मेरी किताब मेरे भाई वगैरह वगैरह। और उसके बाद क्या होता है मैं, ठीक है। तो ये हो गया इजाफ़त के तौर पर। तो अभी आपने क्या पढ़ा, का की के बारे में आपने पढ़ लिया कि का की जो होता है वो क्यों, ये हर्फ तो है लेकिन ये जब इसम के अंदर आता है, तो जब ये जुमलों में आता है तो ये फिर क्या करता है, इजाफ़त का काम करता है और इजाफ़त के रूप में ये रिश्तों को ज़ाहिर करता है। क्या करता है, इजाफ़त के रूप में रिश्तों को ज़ाहिर करता है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, फिर मी में से तक क्या कहता है, में से पर तक, क्या जैसे कि में कहते हैं ना, और उसके में से पर तक, तो ये क्या काम करता है, देखिए ये काम करने या होने की जगह की वजाहत करते हैं। क्या करते हैं, में जो है ये में से तक ये जो हर्फ है ये काम यही करता है कि जहाँ पे कोई काम हो रहा है ना तो उसकी ये क्या कर देता है, वजाहत कर देता है। इन्हें ज़र्फ़ मकानी की अलामत कहते हैं। अब जाहिर सी बात है जहाँ पे काम जो होने की जो जगह है और उस जगह के जो वजाहत कर दे, जो हर्फ वजाहत कर दे, बयान कर दे, उसी को हम क्या कहेंगे, ज़र्फ़ मकानी कहेंगे, यानी उस हर्फ को ज़र्फ़ मकानी कहेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर किताब अलमारी में है, तो देखिए अब अलमारी में है तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, ज़र्फ़ मकानी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मकानी, यानी कि जो हमारी किताब जो है ना वो कहाँ है, एक अलमारी में है, एक जगह में है, ठीक है ना, एक मकान में है, समझ रहे हैं। और वो घर से दफ्तर तक पैदल गए। क्या है भाई, वो घर से दफ्तर तक पैदल गए। से आ गया ना, में से पर, यानी में से क्या होता है, में से पर तक। तो ये सब के सब क्या होता है, ज़र्फ़ मकानी होता है। गोया कि जब जुमलों के अंदर आता है तो ये बतलाता है कि ये जो है ये ज़र्फ़ मकानी है। गोया कि ये जो काम हो रहा है वो ज़र्फ़ मकान के अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, ज़र्फ़ मकान के अंदर, घर से दफ्तर तक। दूसरी तीसरी मिसाल दी है कि डस्टर टेबल पर है। क्या है भाई, डस्टर टेबल पर है। तो गोया कि देखिए यहाँ पर जो है ना, पर या आकर यहाँ पर ये बता रहा है कि ये डस्टर जो है ना वो कहाँ है, टेबल पर है। कहाँ है भाई, टेबल पर। अगर वही नहीं रहता तो फिर इसका माना ही बिगड़ जाता और इसकी खूबसूरती भी बिगड़ जाती। तो देखिए हर्फ का फ़ी नफ्सी माना तो नहीं होता, उसके ज़ात के अतबार से माना नहीं होता है, लेकिन जब ये सेंटेंस जुमलों के अंदर आता है तो इसका माना होता है, जैसा कि आप देख लीजिए। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं आजकल। देखिए एक लफ्ज़ हर्फ ये भी आता है, आज ये भी हर्फ है, कल ये भी हर्फ है, अभी ये भी हर्फ है। अब देखिए यहाँ सब मतलब करीब करीब जो क्या कहते हैं प्रसिद्ध हर्फ है ना, जो मशहूर हर्फ है, तो उन तमाम चीज़ को यहाँ पर बयान कर रहे हैं, बताएंगे। कहते हैं ये काम के होने या करने का वक्त बताता है। क्या करता है, काम के होने या उसके करने का वक्त बताता है। इन्हें ज़र्फ़ मकानी की अलामत कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़र्फ़ मकानी की अलामत कहते हैं। मिसाल के तौर पर वो आज आया है, तो देखिए ज़र्फ़ मकानी की अलामत मतलब ये हुआ कि ये काम करने का वक्त बतलाते हैं। गोया के वक्त के बारे में पता चला ना कि यहाँ पर मिसाल में देखिए वो जो बंदा आया है तो आज के वक्त में आया है। कब आया है, आज के वक्त में आया है। तो यहाँ पर आज जो है ना, ये आज ये क्या बतला रहा है, वक्त को बतला रहा है। समझ गया ना। तो इसी को कहेंगे ज़र्फ़ मकानी कहेंगे, यानी इस हर्फ को हम ज़र्फ़ मकानी कहेंगे। समझ गया ना। हम कहेंगे मिसाल के तौर पे
कि वो आज आया है या कि वो आज गया है। तो यहाँ पर हम पूछेंगे कि बताइए कि इस मिसाल के अंदर जो हर्फ है हर्फ ज़र्फ़ मकानी वाला कौन सा हर्फ है बताइए। तो आपको अब यहाँ पर बताना होगा कि आज जो है ये ज़र्फ़ मकानी वाला हर्फ है, समझ रहे ना। गोया कि इस हर्फ के ज़रिए ज़र्फ़ मकानी का पता चल रहा है कि उस बंदे का जाना जो है वो आज सादिर हुआ, आज हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। मैं कल पटना जाऊंगा, वो अभी पढ़ रहा है। बाकी तो ये भी समझ जाएंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं। अब एक और लफ्ज़ आता है हर्फ में, सॉरी लफ्ज़ नहीं, हर्फ। हर्फ की बात चले तो हर्फ है ना होगा। हर्फ, एक और हर्फ है तेज़, आहिस्ता वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तेज़, आहिस्ता वगैरह ये भी हर्फ है ना बाबू। तो ये क्या काम करता है, तो ये काम के होने का तौर पर तरीक़ा बताता है, यानी कि इसे हालत तौरी की अलामत भी कहते हैं। मतलब ये है कि ये बताता है, ये साबित करता है कि ये जो काम हो रहा है ना कितना स्पीड में हो रहा है कि धीरे धीरे हो रहा है। क्या हो रहा है, स्पीड में हो रहा है कि धीरे धीरे हो रहा है। तो इसी को इसी को ये मतलब इस हर्फ को हालत तौरी की अलामत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हालत तौरी। तौरी का मतलब होता है यानी फ़ौरन कह लीजिए, ठीक है। यानी ये काम जो हो रहा है फ़ौरन हो रहा है कि मतलब फिर जल्दी जल्दी हो रहा है या लेट से हो रहा है। मिसाल के तौर पर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, ये गाड़ी तेज़ रफ्तार है, उसने धीरे से कहा। तो देखिए यहाँ पे आहिस्ता कहिए या धीरे कहिए, ये सब के सब क्या होगा, हालत तौरी की अलामत है। मतलब यह कि यहाँ पर धीरा, ये हालत तौरी की अलामत को कौन जाहिर कर रहा है, तो यही धीरा जो है यही इसी से पता चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद बाबू ये तो हो गया मतलब हर्फ के बारे में पढ़े कि कौन सा हर्फ क्या आता है नहीं आता है, उसके बारे में पढ़े। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम हर्फ अत्फ को। किसको पढ़ेंगे, हर्फ अत्फ को। आप माक़ब में पढ़ें हर्फ रब्त को पढ़ें, यानी जोड़ने के बारे में पढ़ें। और हर्फ रब्त के मुताबिक बहुत सारी हर्फ को पढ़ लिए कि कौन सा हर्फ किस लिए आता है, कौन सा हर्फ आता है जब लफ्ज़ों के अंदर या सेंटेंस के अंदर आता है तो अपना क्या कारनामा, कौन सा कारनामा पेश करता है, क्या उसमें बदलाव करता है, सब चीज़ को आप पढ़े कि नहीं। अब यहाँ से पढ़ेंगे हर्फ अत्फ को। अत्फ क्या होता है, हर्फ अत्फ क्या होता है, तो उसको देखते हैं। ये दो इसमों या दो जुमलों को एक दूसरे से मिलाते हैं, क्या कर देते हैं। अत्फ का मतलब ही होता है जोड़ना मिलाना, समझ गया। जैसे मिलाते हैं अवर। अब वो हर्फ अत्फ कौन कौन है, तो ये हर्फ अत्फ वो अवर होता है और या भी होता है। क्या होता है, या भी होता है और अवर, ये दोनों के दोनों को क्या कहते हैं, हम हर्फ अत्फ कहते हैं। ठीक, हम पूछेंगे कि बताइए कि क्या कहते हैं, यहाँ पर कहाँ गया, पहले मिसाल देख लीजिए। ये अब ये क्या करता है, ये दो लफ्ज़ या दो जुमलों को जोड़ते हैं। तो ऊपर पूछे ना, दो जुमलों को एक दूसरे से मिलाते हैं, तो हर्फ रफ्त का मतलब ही होता है। तो वो कौन कौन सा, वाव, अवर और या। अवर या, ये दो लफ्ज़ या दो जुमलों को जोड़ते हैं, इन्हें हर्फ वसल कहते हैं। यानी दूसरा नाम क्या बाबू, हर्फ वसल भी है। एक तो नाम है हर्फ अत्फ ये है, दूसरा नाम हर्फ वसल भी है। क्या है, वसल, यानी मिलाना, क्या कर देना, मिला देना। जैसे कि मिसाल के तौर पर अहमद और महमूद, अहमद और महमूद। तो देखिए यहाँ पर अवर आया ना, तो अवर आने का मतलब ये हुआ कि महमूद और अवर जो है ना ये दोनों के दोनों मिले हुए हैं। क्या भाई, ये दोनों के दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों एक ही है, कोई गैर नहीं है। मैंने कहा और तुमने सुना, तो इसके अंदर आपने देखिए अवर जो आ रहा है, तो आकर ये क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को यानी तुमने सुना, यहाँ पे जो सेंटेंस है ना तुमने सुना, तो ये आकर क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को इससे जोड़ दे रहा है। क्या कर दे रहा है, इससे जोड़ दे रहा है। कौन, अवर, समझ रहे ना। तो इसी को क्या कहेंगे, हर्फ अत्फ बोलेंगे, इसको वसल भी कहते हैं। बच्चे या बड़ों ने मेरी बात सुनी। तो देखिए यहाँ पर या जो आया है ना, तो आकर ये बड़ों ने मेरी बात सुनी, तो यहाँ पर आके क्या कर दिया है, एक दूसरे के साथ मिला दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कहते हैं तुम रोटी खाओ या भूखे चले जाओ। तो गोया कि देखिए यहाँ पर या आकर क्या कर दिया है, ई वाले सेंटेंस को एक इससे मिला दिया है, इसके साथ मिला दिया है। ठीक है ना।
खा तुमने या तुम्हारे भाई ने कहा था, खा तुमने या तुम्हारे भाई ने कहा था, यानी कोई बात कही होगी। तो यहाँ पर याद देखिए आखिरी क्या कर दिया, पूरे सेंटेंस को इसके साथ मिला दिया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे बाबू, हर्फ अत्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हर्फ अत्फ। समझ गया। अब देखिए हर्फ अत्फ में ये हर्फ भी आप पढ़ लिए, वाव और या, यानी और या के बारे में पढ़े। अब पढ़ते हैं लेकिन और मगर के बारे में। ये भी होता है, ये भी हर्फ होता है। क्या होता है बाबू, हर्फ। तो लेकिन जो हर्फ है तो वो क्या है भाई, तो और मगर ये क्या काम करता है, तो ये शर्त या शक की अलामतें हैं। ये हर्फ तो है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या होता है, मतलब ये जब भी सेंटेंस में आता है ना तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर कोनो शर्त लगाया गया है या एक कोई शक पाया गया है। क्या है भाई, कोनो शक पाया गया या कोई ना कोई इसके अंदर शर्त लगाई गई है। जैसे कि मिसाल के तौर पर देखिए, तुम पढ़ते हो लेकिन लिखते नहीं हो, यानी कि क्या है, यानी एक बात की यहाँ पर शक जाहिर की जा रही है कि भाई तुम पढ़ तो लेते हो लेकिन लिखते नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक बात है, ये तुम लिखते नहीं हो। उसके बाद एक और जुमला है, मैं आया हूँ मगर रहूँगा नहीं। यहाँ पर एक शर्त पता चल रहा है ना बाबू कि भाई हम आ तो गए हैं यहाँ पर आपके पास, लेकिन हम भाई यहाँ पर रहने वाले नहीं है। उसके बाद फिर कहते हैं मैं आना चाहता हूँ लेकिन बीमार हूँ। तो देखिए ये बताना ये चाह रहा है कि भाई हमको अभी क्या है, बीमारी लायक है। मैं आना चाहता हूँ लेकिन क्या भाई बीमारी है, इसके वजह से हम नहीं आ सकते। तो देखिए यहाँ पर लेकिन आया है ना, आने के बाद ये भी एक हर्फ है, ये जाहिर कर रहा है कि इस सेंटेंस के अंदर क्या कोई ना कोई शक पाया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब अगला हर्फ है। देखिए यहाँ पर जितने भी हुरूफ बयान किए जा रहे हैं तो ये वो हुरूफ है जो सेंटेंस के अंदर आने के बाद कोई ना कोई अपना कर्तव्य दिखा देता है। क्या कर देता है, कोई ना कोई अपना काम दिखा देता है। समझ गए। तो वही सारा का सारा यहाँ पर पहाड़ा पढ़ा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं मत समझिएगा कौन सा ये सब मंत्र है। उसके बाद देखिए एक और हर्फ आता है सिवाय इल्ला बस। ये भी हर्फ है, सिवाय भी हर्फ है, इल्ला भी हर्फ है, बस भी हर्फ है। तो ये क्या काम करता है, जब जुमलों के अंदर आता है तब क्या करता है, ये एक इसम को सबसे अलग कर देता है। क्या कर देता है, अब जैसे कि जौन भी इसम के अंदर आए, जौन भी सेंटेंस के अंदर आएगा तो ये क्या कर देगा, सब को अलग कर देगा, एक इसम को सबसे अलग कर देगा। समझ रहे। जैसे कहता है ना 20 गो लोग थे और में कोनो आया है और 20 गो में से एक गोड़ा को सबसे अलग कर दिया, यानी 19 आदमी एक तरफ और एक आदमी एक तरफ, तो कोई आकर उसको एक गोड़ा को अलग कर दिया, तो उसी को क्या कहेंगे। ये वो कौन सा हर्फ होता है, तो सवाए इल्ला और बस होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर देखिए अहमद और महमूद सब आए सिवाय तुम्हारे। तो देखिए अहमद महमूद ये सारे के सारे लोग तो अइबे किए हैं, लेकिन सिवाय तुम्हारे। तो देखिए यहाँ पर तुम्हारा जो लफ्ज़ आया है ई ससुरा आके उससे पहले वाला हर्फ जो है सिवाय ई आकर क्या किया है, ई तमाम लोगों से इसको अलग हटा दिया, यानी तुमको अलग हटा दिया है कि अहमद और महमूद तो आए हैं लेकिन तू नहीं आया है। समझ रहा है, तुम नहीं आए हो, सिवाय तुम्हारे अहमद महमूद सब आए लेकिन तुम नहीं आए। तो देख रहा आया ना, तो ये भी सिवाय, ये भी हर्फ है, लेकिन सेंटेंस के अंदर जुमले के अंदर जब आया है तो अपना कर्तव्य दिखा दिया कि नहीं, अपना काम दिखाया ना, अपना जलवा। उसके बाद दूसरी मिसाल है सब सो गए बस तुम जागे हो। देख रहे हैं सारे के सारे सो गए बस तुम जागे हो, तो यहाँ पर तुमको क्या कर रहा है कि तुम जागे हो और कोई ना कोई तुम जाकर कोई काम कर रहे होगे, मोबाइल देखते होगे, समझ रहे हैं, या शॉर्ट वीडियो चलाते होगे, यही ना हो सकता है। जागने का मतलब ये कहता है, रात में जागने का मतलब आमतन यही होता है। ठीक, आजकल तो मत पूछिए, बच्चों की हालात जो है ना एक अजीब सी हो गई है भाई। रात रात भर मोबाइल में फ़िल्म देखना, टिकटॉक वीडियो देखना, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना, अजीब सा है। पढ़ाई में कम वक्त देता है और इन सब में ज़्यादा वक्त देता है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए कि बस जो है ना, बस आकर ये कहा किया है कि
सब लोगों से तुमको जो है अलग कर दिया है। यही होता है सिवा इल्ला और बस का काम। जब ये किसी भी सेंटेंस के अंदर आता है तो सबसे जुदा कर देता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे कहते हैं, अब एक और लफ्ज़ आता है जब जो तू। क्या है? जब जो तू, ये भी एक लफ्ज़ है, ठीक है ना। जब जो तू, अब ये क्या काम करता है? तो कहते हैं ये शर्तिया जुमले की अलामत है। शर्तिया का मतलब होता है शर्त ना होता है, जैसे कहते हैं ना तू खाएगा तो हम भी खाएंगे, एक शर्त लगा दिया कि नहीं, यानी तू खइबे तभी हम खाएंगे, तू अगर नहीं खाएगा तो हम भी नहीं खाएंगे, तू अगर पढ़ेगा तो हम पढ़ेंगे, तू अगर घूमेगा तो हम घूमेंगे, नहीं घूमेगा तो हम भी नहीं घूमेंगे। तो एक शर्त है ना। तो देखिए, तो जब, तो ये लफ्ज़ जब आता है ना सेंटेंस के अंदर तो ये शर्त पैदा कर देता है। मिसाल के तौर पर जब मैं आऊँ तब तुम आना, तो देख रहे हैं ना यहाँ पर जब आकर ई बता रहा है कि ई जो जुमला है ना वो शर्त वाला जुमला है। कौन सा जुमला है बाबू? शर्त वाला जुमला है। मैं आऊँ तब तुम आना, तो देखिए जब मैं आऊँ तब तुम आना, तो ये इसके अंदर पूरी बातें साफ साफ जाहिर नहीं हो रही है, लेकिन जब जब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, मिला देंगे, तब इसके अंदर बातें पूरी तौर पर जाहिर हो जाएगी, ठीक है ना। आगे अगली मिसाल देखते हैं, जो आएगा वो पाएगा, जो आएगा वो पाएगा। तो यहाँ पर जो आकर ये बता दे रहा है कि जो भी बंदा आएगा ना वो पालेगा, यानी कि अगर कहीं मिठाई बट रही है तो जो भी पहले आ जाएगा तो उसको पहले मिल जाएगा। अब मान लीजिए जो अइबे नहीं किया, सो गया, घूमने चला गया, तो उसको कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल सकता है। उसके बाद मैं चुप रहूँगा, मैं चुप रहूँगा तो तुम बोलोगे, मैं चुप रहूँगा तो तुम बोलोगे। तो देखिए यहाँ पर तू आया, तू, तू लफ्ज़ तू जो है ना यहाँ पर आकर ये बता रहा है कि तुम जो है भाई, ये जुमला जो है ये जुमला शर्तिया है। क्या है? ये जुमला शर्तिया है। आपसे सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि मंदरजा झैल अल्फाज में से, मंदरजा जुमलों में से कौन सा जुमला जुमले शर्तिया है? समझ रहे हैं। उसके बाद कह देगा अहमद रोटी खाता है, अहमद सो गया है, और राशिद खालिद बाज़ार गए हैं। उसके बाद कह देगा कि तुम इम्तिहान में लिखोगे तब पास हो जाओगे, जब तुम इम्तिहान में काफ़ी अच्छी तरह से लिखोगे तो पास हो जाओगे। तो बताओ, तो ई 5 गो 4 गो उस वक्त अभी बोले हैं, एगो सेंटेंस ये हुआ। तब अगर आप ई लफ्ज़ जाने रहिएगा तब ना आप तमीज़ पैदा कर पाइएगा कि रे भाई इसके अंदर जब आया है, तू आया है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं जो में से आया है, तो यही जुमला शर्तिया है। इसी पर टिक लगा, ठीक है ना, इसी पर टिक लगा, उसी पर टिक आदमी लगा देगा, हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये आपके दरमियान जब सवाल पे देखिएगा ना हम बनाकर पेश करेंगे तो किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, किस तरह से, और इतना बेहतरीन प्रैक्टिस करा देंगे ना कि दिल खुश हो जाएगा आपका। इतना तो यकीन रखिए, मेरा भी दिल खुश हो जाता है आपके लिए मेहनत करते हैं तो, यानी हर एक चीज़ को बारीक बीनी के साथ मेहनत करते हैं, ठीक है ना, तैयार किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी जो हर्फ की जो बहस को जो लाया गया, ये पूरा का पूरा मुकम्मल लाया गया, यानी कि इसके बाद आपको हर्फ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, भूल जाइए, कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही अइबे करेगा। आपका जो भी निसाब है ना, निसाब का पूरा खंगाल दिया गया हरूफ को, हरूफ की बहस को, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, घबराइएगा नहीं। इसी में से घुमा फिरा के मुमतहिन देगा, समझ गए, बाकी कहीं से देने वाला नहीं है, इतना याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, इतना कंप्लीट। अब देखिए अब एक और हर्फ है, हर्फ फिजाइया। जी बस करीब आ गए हैं, बस मंजिल के करीब आ गए, थोड़ा देर और पढ़ लीजिए। हर्फ फिजाइया, यहाँ पर सिर्फ हमने फिजाइया लिख दिया है, तो यहाँ पर हर भी बढ़ा लीजिए, हर्फ फिजाइया, ठीक है, फिजाइया। ये कुंची होता है ससुरा, देख इनका इस्तेमाल हैरत, खुशी, गम और गुस्सा जाहिर करने के लिए होता है। यानी ये जो हर्फ आता है ना, तो सेंटेंस के अंदर आने का इसका अर्थ ही यही होता है कि उसके ज़रिए कोनो न कोनो हैरत, खुशी, गम और गुस्सा को जाहिर किया जा रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर वाह क्या फूल खिले हैं, तो देखिए वाह एक लफ्ज़ है, और ये लफ्ज़ आकर यहाँ पर ये बता रहा है कि ये पूरा का पूरा सेंटेंसवा जो है ना, ये क्या है भाई, एक ताज्जुब वाला है। क्या है ये? एक ताज्जुब वाला है। तो गोया कि यहाँ पर वाह हर्फ जो है ये हर्फ फिजाइया है। क्या कहा जाएगा अब यहाँ पर किया जाएगा कि देखिए क्या भी यहाँ पे एक हर्फ है, और फूल भी एक हर्फ है, खिले भी हर्फ है भी एक हर्फ है ना, सब हर्फ है।
वाव भी हर्फ है, हा भी हर्फ है, सब है। पूछा जाएगा कि बताइए इसके अंदर से हर्फ फिजाइया कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर टिक लगाएंगे वाह। ये जो है वाह जो है यही हर्फ फिजाइया है, ठीक है ना। उसके बाद हाय क्या किताब कही है, क्या कहेगा बाबू, हाय किधर गया भाई, चलिए यही है, हाय क्या किताब कही है, क्या हाय सॉरी हाय क्या बात कही है, कहते हैं ना हाय क्या बात कही है। तो देखिए ये जो है ना, ये हैरत ताज्जुब किया जा रहा है कि भाई जो है ये क्या बात कही है, क्या कह दिया आपने, है कि नहीं। आप इतनी छोटे उम्र में इतनी बड़ी बातें आप कैसे कह दिए हैं। तो इसी को हरफ फिजाइया कहा जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो हरफ फिजाइया भी समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं हरफ जार की तरफ। क्या होता है हरफ जार, ये हरफ जार देखिए। तो हरफ जार की तारीफ सबसे पहले करेंगे। तो हुरुफ जार उन अल्फाज को कहा जाता है जो इस्म या ज़मीर के साथ आकर उसका ताल्लुक़ दूसरे अल्फाज के साथ ज़ाहिर करते हैं। क्या करते हैं, देखिए हरफ जार जो होता है, तो जब ये किसी इस्म या ज़मीर के साथ आएगा ना, उसके ऊपर जब चढ़ेगा, दाखिल होगा, तो आने के बाद ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। क्या कर देता है, ताल्लुक़ बना देता है, ताल्लुक़, समझ गए। यह हमेशा इस्म या ज़मीर को मजरूर करता है। मतलब यहाँ पर ये अरबी के अंदर बताया बाबू, ठीक है ना। अरबी के अंदर ऐसा होता है कि ये जब भी आएगा ना, तो इस्म या ज़मीर को मजरूर कर देता है। क्या करता है, मजरूर। मजरूर का मतलब होता है जेर दे देता है। देखिए मिसाल में देखेंगे, पेश करेंगे, समझ में आ जाएगा। यानी का मतलब क्या कहा, यानी हुरूफ जार वो छोटे अल्फाज हैं जो किसी चीज़ की जगह सिम ताल्लुक़ या सबब बताते हैं। क्या होता है, जो किसी चीज़ की जगह सबब या ताल्लुक़ बताते हैं, जैसे, और इस्म को मजरूर करते हैं। क्या करते हैं, मजरूर करते हैं। और हुरूफ जार कौन कौन है, वो ये है, देखिए मीन, ये अरबी में है, मीन अरबी में है और उसका उर्दू से हुआ, ठीक है ना। इला अरबी में है और उसका उर्दू तक हुआ, ठीक है ना। जब इस सेंटेंस के अंदर आएगा तो देखिएगा। उसके बाद अन, ये अरबी में के बारे में से कहा जाता है, इसका उर्दू में आला माने पर होता है, ये अरबी है, पर उर्दू है। तो ये सब के सब क्या है, हरफ जार है। क्या बाबू, हुरूफ जार। उसके बाद फ़ी है और उसका उर्दू में क्या होता है, में। बा है, उसके बाद बा के माना क्या होता है, साथ, के साथ। उसके बाद लाम है, लाम के मतलब होता है के लिए। उसके बाद काफ है, काफ की मानिंद, मतलब काफ जो होता है की मानिंद के लिए आता है। अब देखिए जुमलों में हुरूफ जारा का इस्तेमाल, ठीक है ना। अभी आपने पढ़ा ना कि हुरूफ जार जो होता है वो क्या करता है, ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर देता है, ताल्लुक़ को बता देता है। और हुरूफ जार जो होता है ताल्लुकात को तो बता देता है। और आपने हुरूफ जार को क्या कहता है, अरबी के अंदर भी देख लिया कि ये अरबी के अंदर होता है और उर्दू के अंदर भी आपने देख लिया। अब देखिए जुमलों के अंदर इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अरबी हमने लिखा है, ज़हबतु इलल मदरसती। और एक और बात आपने पढ़ी है कि ये आता है ना, तो यानी जिसके ऊपर ये दाखिल होता है उसको मजरूर बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं, मजरूर, यानी जर दिया गया। क्या दिया गया, तो ये देखिए इला है। अभी आपने पढ़ा ना, इला जो होता है वो हरफे जार में से आता है ना। तो इला किसके ऊपर दाखिल हुआ, इलल मदरसा, मदरसा के ऊपर दाखिल हुआ है। तो अब जो लास्ट में जो ता दिख रहे हैं ना मदरसा के, तो अभी जब इसके ऊपर एराब जो दिया जाएगा ना, तो यहाँ पर जेर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, जेर दिया जाएगा। चूँकि इसके ऊपर से पहला कौन है, इला है, और इला जिसके ऊपर दाखिल होता है उसको क्या कर देता है, जेर दे देता है। तो यहाँ पर जो है इला जो है वो इसको क्या करेगा, जेर दे देगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब उसके बाद ये इसको उर्दू में बताया, मैं मदरसा गया। तो आपने पढ़ा ना कि वहाँ पे ताल्लुक़ सबब या के क्या करता है, कोनो जगह को जाहिर कर देता है। इसमें जार जब दाखिल होता है किसी के ऊपर, तो कोनो जगह ताल्लुक़ सबब को जाहिर करता है। तो यहाँ पर देखिए एगो जगह को जाहिर किया है कि नहीं बाबू, किया है ना, कि तुम कहाँ गए हो, या कि मैं कहाँ गया हूँ, मदरसा में गया हूँ। तो एगो जगह है ना भाई मदरसा, जहाँ पे पढ़ाई जाती है, समझ गए, कोई दिक्कत। अल किताब वाला ताविलती, क्या कहा, अल किताब वाला ताविलती, किताब जो है वो मेज़ पर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सबब भी एक बता भी दिया और एक जगह के बारे में बताया, ठीक है ना, कि भाई किताब जो है वो कहाँ है, वो एक भाई मेज़ के ऊपर है, मेज़ पर है।
उसके बाद कहता है जलस्तु फिल मस्जिदी, यहाँ पे एक जगह के बारे में बताया कि मैं मस्जिद में बैठा, समझ गया ना। और ऊपर आपने तारीफ़ के हिसाब से पढ़ा ना कि जो जगह ताल्लुक सबब को जो बतलाता है, इसमें जार जिस किसी के ऊपर दाखिल होता है वहाँ पे क्या कर देता है, जगह ताल्लुक या सबब को जाहिर कर देता है। तो यहाँ पर आप देखिए जगह को जाहिर किया जा रहा है कि नहीं, कि मैं जो बैठा हूँ वो कहाँ बैठा हूँ, एक जगह में बैठा हूँ, और वो जगह कौन सी है, मस्जिद में है। तो जो आप ऊपर में मिसाल जो पढ़े हैं उस मिसाल के एतबार से फिट हो गया कि नहीं, फिट हो गया ना। तो इसी को क्या बोलेंगे बाबू, हुरूफे जार बोलेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में आपको। चलिए अब आगे बढ़ें। चलिए बहुत लेट हो गया है, बस थोड़ा सा और है बाबू, देख लीजिए एक पेज और है। कहते हैं उसके बाद हुरूफ इल्लत क्या है, हुरूफ इल्लत क्या होता है, वो 3 हुरूफ है, अलिफ या वाव, अलिफ या वाव, जो आवाज़ को लंबा करते हैं और बाज़ अवकात में अल्फाज में तब्दीली का सबब भी बनते हैं। मतलब ये है कि देखिए ये अरबी के अंदर होता है, कहाँ होता है, ये अरबी के अंदर होता है, आवाज़ को लंबा करते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जैसे काल, काल, तो इसके अंदर जो है यहाँ अलिफ जो है वो हर्फ इल्लत है, ठीक है ना। और उसके बाद कहते हैं यकूलु, तो यहाँ पे जो वाव हर्फ इल्लत है, उसके बाद कील, यहाँ जो या हर्फ इल्लत है। दूसरी तारीफ़ देखिए हुरूफ इल्लत की दूसरी तारीफ़, ये अरबी के अंदर हो गया बाबू, ठीक है ना। दूसरी तारीफ़ ये है कि वो हुरूफ जो किसी वजह, क्या, जो किसी वजह या सबब को जाहिर करें, क्योंकि अब जैसे मिसाल के जैसे के तौर पे वो मतलब कौन सा हुरूफ आएगा तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये हुरूफ क्या कहते हैं, ये हुरूफ इल्लत की हर्फ है। तो उसमें कौन है, क्योंकि, इसलिए, ताकि, चुनांचे, जिस भी सेंटेंस के अंदर आ जाए आप समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस जो के अंदर जो आया है ये हुरूफ इल्लत है, ठीक है ना। चूँकि जिसके अंदर भी आएगा वो सबब को और वजह को जाहिर करेगा। जैसे कि मेरे भाई को तुम पढ़ाओ ताकि वो पास हो जाए, क्या हो जाए, ताकि वो पास हो जाए। देखिए यहाँ पर एक सबब को बता रहा है कि नहीं बाबू, एक सबब को जाहिर कर रहा है ना कि मेरे भाई को पढ़ाने का सबब क्या होगा। सबब कहें तो मतलब वजह, कारण क्या होगा, मेरे भाई को जब तुम पढ़ाओगे तो उसकी क्या कारण होगी, क्या वजह होगी। यही वजह है ना कि भाई वो डॉक्टर बन जाए, ये कामयाब हो जाए। तो वही कहा कि यहाँ पर सबब को जाहिर किया कि नहीं पढ़ाने की वजह को जाहिर किया ना, तो उसी को कहा कि दूसरी तारीफ में जो कहा है, जो वो हुरूफ जो किसी वजह या सबब को जाहिर करे उसी को हम क्या कहते हैं, हुरूफ इल्लत कहते हैं। जैसे कि मिसाल में जिक्र किया मेरे भाई को तुम पढ़ाओ ताकि वो पास हो जाए। तो यहाँ पर देखिए भाई को जो तुम पढ़ाओगे ना तो उसकी वजह क्या होगी, उसके पास होना, यानी मैट्रिक एग्ज़ाम में उसका पास हो जाना, और मैट्रिक एग्ज़ाम में उसका फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाना, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर वजह का जाहिर किया ना। तो अब देखिए जिस भी सेंटेंस के अंदर अगर इस तरह का वजह जाहिर किया जा रहा हो किसी लफ्ज़ हर्फ के ज़रिए, तो आप समझ जाइएगा कि वो हर्फ जो है ये जो क्या कहते हैं उसके अंदर का जो हर्फ है, जिस हर्फ के ज़रिए वजह जाहिर किया जा रहा वो हर्फ क्या है, हर्फ इल्लत है। तो मेरे भाई को तुम पढ़ाओ ताकि वो पास हो जाता। बताइए इसके अंदर किस हर्फ के ज़रिए सबब को जाहिर किया जा रहा, ताकि के ज़रिए, ठीक है ना, ताकि के ज़रिए जाहिर किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर हर्फ इल्लत वाला कौन सा हर्फ होगा इस सेंटेंस के अंदर, ताकि होगा, ठीक है ना, ताकि, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। इस कुरान को हाथ मत लगाओ इसलिए कि तुम बावजू नहीं हो। तो देखिए इस यहाँ पर भी दिए इसलिए जो आया जो है ना लफ्ज़ इसलिए, तो ये जो आया है तो ये आकर क्या बोला है कि यहाँ पर एक सेंटेंस को क्या कर दिया भाई, यहाँ पर एक सेंटेंस को जाहिर कर दिया, क्या कर दिया है यहाँ पर, मतलब इस सेंटेंस के अंदर आके एक चीज़ को जाहिर कर दिया है कि तुम अगर वज़ू से नहीं हो, वज़ू नहीं बनाए हो तो तुम कुरान को बिल्कुल भी हाथ मत लगाओ, समझ गए। आगे बढ़ें। हुरूफ इल्लत समझ गए। जिस भी सेंटेंस के अंदर अगर इस तरह का हर्फ आता है तो उस हर्फ के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप फ़ौरन कहिएगा कि यह हर्फ जो हर्फ इल्लत है, ठीक है ना। और पूछा जाए कि उर्दू के अंदर हर्फ इल्लत कौन क्या क्या है, तो ताकि, क्योंकि, वजह, ताकि, ये सब के सब क्या है उर्दू के अंदर हर्फ इल्लत कहलाता है, ठीक। और अरबी के अंदर अलिफ या वाव तो जानते ही आप। आगे बढ़े। हुरूफ निदा, निदा के मतलब होता है पुकारना, क्या होता है, निदा के माना होता है पुकारना। तो वो जिसके ज़रिए किसी को पुकारा जाए। मिसाल के तौर पर ए खुदा में, ए लड़का में, ए
हर्फ निदा है। जो ए जो दिख रहा है ना, ये ए हर्फ निदा है, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? ये हर्फ निदा है। और मुनादा किसे कहेंगे? वो ज़ात जिसको पुकारा जाए। क्या किया जाए? वो ज़ात जिसको पुकारा जाए उसको क्या बोलेंगे? मुनादा बोलेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, हुरूफ तअस्सुफ, वो अल्फाज जो गम या अफसोस के लिए बोले जाए, जैसे मतलब आ, हाय, अफसोस। तो यहाँ पे देखिए, ये हाय, आ, अफसोस, ये सब के सब हुरूफ तअस्सुफ है। यानी कि जिस भी सेंटेंस के साथ आता है तो वहाँ पर क्या होता है? कोई ना कोई गम या अफसोस जाहिर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में है हुरूफ इस्तिजाब। क्या बाबू? हुरूफ इस्तिजाब, वो अल्फाज जो हैरत के लिए, इजहार के लिए बोला जाए। वाह रे भाई, वाह बेटे वाह, कहते हैं ना, वाह रे भाई, वाह बेटे वाह, क्या कमाल कर दिया तूने। तो यहाँ पर इस्तिजाब जो हैरत 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 के तौर पे ना होता है, यानी अचंभे वाले कोनो काम कर देता है कोई, तो कहते हैं वाह बेटा वाह, तू ही तो आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। कहते हैं ना, वाह रे भाई वाह, क्या कमाल का तूने जादू दिखाया, क्या कमाल का तुमने डांस किया। तो ये जो सेंटेंस, जो ये लफ्ज़ जो बोला जा रहा है, तो वाह के ज़रिए जो सेंटेंस जाहिर हो रहा है ना, तो ये वो सेंटेंस है जिसके ज़रिए हैरत, तअज्जुब को जाहिर किया जा रहा है। तो ये वह आकर ये बता रहा है कि ये लफ्ज़, ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो एक हैरत को जाहिर कर रहा है, और इससे एक हैरत का जाहिर होना पता चल रहा है। समझ गया? तो यहाँ तक रहा बाबू हुरूफ की मुकम्मल बहस। किसकी? मुकम्मल, किधर गया रे? मुकम्मल बहस, ठीक है ना। अब यहाँ से इतना जान लीजिए, आपके एग्ज़ाम में इसके अलावा अब कहीं से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। चूँकि आपका निसाब जो है वो बस इतना ही है, और निसाब ही नहीं, निसाब से बिल्कुल और भी बेहतरीन तरीके से उसकी मुकम्मल तक, गहराई तक जाकर हमने सर्च करके इसको तैयार किया। तैयार करने के बाद फिर हमने आपके दरमियान पेश किया है, ठीक है ना। तो चलिए, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। शुरू ही में हमने बता दिया है कि कैसे तैयार हुआ, क्यों तैयार हुआ, इसमें क्या पढ़ेंगे, ठीक है, सारी की सारी बातें बता दी हैं। तो ये रहा आपके दरमियान 12th 10th 12th का कवायद, जिसको कवायद में से हुरूफ की बहस जिसको आपने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।